तो ये जो आप प्रश्न देख रहे हो, ये आपका एक ऐसा प्रश्न है जो कि सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है। यदि आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया तो हम 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित कैसी भी कंडीशन आ जाए, आप इजीली उसे बना सकते हो। यदि आप इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाते हो तो आपको यहाँ पर हम तरीका बताएंगे कि ये जो प्रश्न होता है, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, इन्हें सॉल्व करने के लिए जो सही तरीका जो होता है वो क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाते हो या नहीं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि इस वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि ये प्रश्न आपको सॉल्व होता है या नहीं। तो जिस किसी ने भी इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश की है, यदि उससे यह प्रश्न सॉल्व हो गया है तो हम 100% कह सकते हैं कि उसके यदि ये प्रश्न सॉल्व हो गया है तो यहाँ पर वह कभी भी सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित कोई भी कैसी भी कंडीशन आ जाए वह इजीली बना लेगा। यदि किसी से सॉल्व नहीं हुआ है तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान और इजी तरीका क्या होता है वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि बॉक्स एक मेज पर रखे हुए हैं। बॉक्स जो है वह एक मेज पर रखे हुए हैं, प्रत्येक बॉक्स में अलग अलग फल रखे हुए हैं। यानी कि कोई भी आपका ऐसा बॉक्स नहीं है जिसमें कि सेम फल हो, यानी कि कॉमन फल हो, ऐसा कोई भी बॉक्स नहीं है। सभी जो बॉक्स हैं उनमें अलग अलग फल रखे हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है कि फलों के नाम जो हैं वो हैं आपका सेब, संतरा, टमाटर, चेरी, केला, अमरूद और आम। ठीक, बॉक्स को नीचे से क्रमशः 1 2 3 4 इस प्रकार से नीचे से इस प्रकार से रखा गया है। अब इसके बाद बोला गया है क्रम से अंकित किया गया है। अब यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा, सबसे पहले हमें चाहिए कि कितने बॉक्स बनेंगे, जितने फल होंगे उतने ही बॉक्स बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल आपके 7 फल है तो टोटल आपके 7 बॉक्स बनेंगे। यानी कि हमने बोला एक यहाँ पर इस प्रकार से, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 और उसके बाद 7। ठीक, ये आपके टोटल कितने फल हो गए, 7 फल हो गए। 7 फलों के लिए 7 बॉक्स हो गए जो कि नीचे से ऊपर की ओर अरेंज किए गए हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहली बात उसने क्या बोली है कि सेब जो है वह सम संख्या वाले बॉक्स में है। सेब जो है वह सम संख्या वाले बॉक्स में है तो आपका या तो वह यहाँ पर हो सकता है सेब, ठीक, या तो सेब यहाँ पर हो सकता है, या फिर सेब यहाँ पर हो सकता है, या फिर सेब कहाँ पर हो सकता है, या फिर यहाँ पर हो सकता है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि चेरी सबसे ऊपर वाले बॉक्स में नहीं है। चेरी यदि सबसे ऊपर वाले बॉक्स में नहीं है तो चेरी आपका यहाँ पर हो सकता है। ठीक, और चेरी आपका यहाँ पर हो सकता है चेरी, और आपका यहाँ पर चेरी हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर भी चेरी हो सकता है, और इसके बाद यहाँ पर भी चेरी हो सकता है, और आपका यहाँ पर भी चेरी हो सकता है। ठीक, हम यहाँ पर कंफर्म नहीं कह सकते कि किस बॉक्स में होगा। ठीक, अब इसके बाद तीसरा बोला गया है, यहाँ पे सेब हो गया, चेरी हो गया। इसके बाद बोला गया है कि टमाटर बिल्कुल बीच वाले बॉक्स में है। टमाटर जो है वह बिल्कुल बीच वाले बॉक्स में है। अब बीच वाले बॉक्स कौन सा होगा, 4 होगा, क्योंकि 3 इधर से निकाल दीजिए, 3 इधर से निकाल दीजिए, तो 4 जो होगा भैया आपका बीच वाला होगा। तो यहाँ पर हम 100% ये सॉल्व कह सकते हैं कि यहाँ पर टमाटर जो होगा वह आपका यहीं पर होगा, टमाटर। ठीक, टमाटर यहाँ पर 4 नंबर वाले बॉक्स में रखा हुआ है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पर बोला गया है केले टमाटर के ऊपर वाले किसी बॉक्स में है। केले जो हैं वह टमाटर के किसी ऊपर वाले बॉक्स में है। अब आप यहाँ पर देखिए टमाटर के ऊपर वाला जो बॉक्स होगा या तो 5 होगा या फिर 6 होगा, लेकिन यहाँ पर जो खाली जो बॉक्स है टमाटर के ऊपर वाला जो हम केले बोला गया है तो वो कौन सा है, सेब है। तो हम यहाँ पर 100% कह सकते हैं कि केले जो हैं वो किस नंबर में होंगे, 7 नंबर में होंगे। ठीक, केले जो होंगे वे किस नंबर में होंगे, 7 नंबर में होंगे। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर बोला गया है कि अमरूद जो है वे सेब वाले बॉक्स के नीचे सम संख्या वाले बॉक्स में है। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बोला गया है अमरूद जो है वो सेब वाले बॉक्स के नीचे सम संख्या वाले बॉक्स में है। अब देखिए ये वाला जो सेब वाला बॉक्स है इसके नीचे सम संख्या वाला बॉक्स नहीं है। ठीक, इसी के साथ साथ यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सेब वाला जो बॉक्स है इसके नीचे सम संख्या वाला बॉक्स है। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है कि अमरूद जो है सेब वाले बॉक्स के नीचे सम संख्या वाले बॉक्स में रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखोगे इसके नीचे जो सम संख्या वाला बॉक्स है, एक तो टमाटर है तो इसमें तो अमरूद आ नहीं सकता। इसे देखें तो यहाँ पर सिर्फ आपका एक ही सम संख्या वाला बचता है, वो कौन सा है, 2। तो यहाँ पर अमरूद हम कह सकते हैं कि अमरूद के लिए हम क्या कह सकते हैं कि अमरूद हमारा 2 नंबर में 100% होगा। ठीक,
अमरूद जो है वो किस नंबर में हो जाएगा, 2 नंबर में हो जाएगा। अब इसके बाद बोला गया है कि टमाटर केले अथवा चेरी वाले बॉक्स के बगल वाले बॉक्स में नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है, देखिए केले तो हमें पहले से ही मिल चुका है, लेकिन हम यदि चेरी की बात करें, चेरी की बात करें तो चेरी आपका 5 नंबर में नहीं हो सकता और आपका 3 नंबर में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि टमाटर केले अथवा चेरी वाले बॉक्स के बगल वाले बॉक्स में नहीं है। तो चेरी कहाँ पर हो सकते हैं, या फिर चेरी आपका यहाँ पर तो होगा नहीं, या तो आपका चेरी यहाँ पर होगा या फिर चेरी यहाँ पर होगा, और यहाँ पर चेरी आपका यहाँ पर तो होगा नहीं, इन दोनों में तो होगा नहीं, यहाँ पर भी नहीं होगा चेरी। तो चेरी के लास्ट क्या बचता है आपका चेरी। अब चेरी यहाँ पर आपका कॉमन हो जाएगा, तो यानी कि 100% श्योर है कि चेरी आपका कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए चेरी आपका यहाँ तो हो नहीं सकता और यहाँ पर भी नहीं हो सकता, तो ये जगह तो आपकी खाली हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट बोला गया है, ये वाला हो गया। इसके बाद है आपका आम। आम 5 नंबर के बॉक्स में नहीं है। आम जो है वह 5 नंबर के बॉक्स में नहीं है। अब यहाँ पर देखिए बॉक्स कितने खाली हैं, एक तो आपका 5 नंबर खाली है और एक आपका 3 नंबर खाली है। उसने बोला है कि आम जो है वह 5 नंबर के बॉक्स में नहीं है। यदि 5 नंबर के बॉक्स में नहीं है तो किस में होगा, 3 नंबर के बॉक्स में होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो आम जो है वह किस नंबर में है, 3 नंबर के बॉक्स में रखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर हमारे कितने बचते हैं, 1 और 1 2। ठीक, 2 हमारे बचते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए सेब हो चुका है, तो देखिए यहाँ पर सेब नहीं हुआ है। सेब के लिए बोला गया है सेब सम संख्या वाले बॉक्स में है। तो सेब सम संख्या वाले बॉक्स में होगा, तो देखिए 5 में तो होगा नहीं, किस में होगा, 6 में होगा। तो यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि सेब होगा वो आपका किस में होगा, इसमें होगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट लास्ट बचता है 5 नंबर। तो 5 नंबर में कौन सा होगा, तो देखिए सेब आपका हो चुका है, संतरा बच गया आपका। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचा है आपका, संतरा। तो यहाँ पर 5 नंबर में हो जाएगा आपका संतरा। ठीक, अब यहाँ पर ये हमारी पूरी सीरीज बन चुकी है। यदि इस प्रकार से आपने सीरीज बना ली होगी तो हम 100% कह सकते हैं कि सिटिंग मैनेजमेंट से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। यदि आप नहीं बना पाए हैं तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो हमने तरीका बताया है इस तरीके से यदि आप सॉल्व करते हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमसे प्रश्न क्या पूछा गया था, तो प्रश्न पूछा गया था कि अनुक्रम के आधार पर कौन सा विकल्प जो है वह क्या है, विषम है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपको विषम बताना है, यहाँ पर भी आपका काफ़ी प्रॉब्लम होगी आंसर खोजने में, विषम बताना है हमें। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, सेब की बात करें तो सेब यहाँ पर देखिए सेब क्या है, सम स्थान पर है। किस पर है, सम स्थान पर है। संतरा की बात करें तो संतरा क्या है, संतरा आपका विषम स्थान पर है। किस स्थान पर है, विषम स्थान पर है। आम की बात करें तो आम क्या है आपका, आम भी आपका विषम स्थान पर है। अब इसके बाद यदि हम चेरी की बात करें तो चेरी क्या है आपका, तो चेरी ही आपका विषम स्थान पर हो जाएगा। देखिए चेरी यानी एक जो नंबर होता है ये आपका एक विषम होता है। क्या होता है, विषम होता है, जो कि ना कि आपका अभाज्य होता है ना कि आपका भाज्य होता है। ठीक, ना तो यह भाज्य होता है ना ही ये अभाज्य होता है। ठीक, ये आपका एक विषम होता है। अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया था कि विषम कौन सा है, विषम का मतलब होता है अलग। तो अलग कौन सा है, तो अलग है यहाँ पर सेब, क्योंकि वो सम स्थान पर है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सेब कहाँ पर है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब ये जो आपकी आकृति दी गई है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये हमसे यहाँ पर पूछी गई है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम आपको कुछ पॉइंट बताने वाले हैं, और जितने भी आपकी आकृति से संबंधित प्रश्न होते हैं जिसमें आपको ट्रायंगल पूछे जाते हैं, किसी भी आकृति में जितने भी आपके प्रश्न होते हैं जो हम आपको पॉइंट बताने वाले हैं वही पॉइंट आपके अधिकतर पूछे जाते हैं। तो जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं आप किसी भी आकृति में देख लीजिएगा, उसमें वह जो पॉइंट होंगे वो आपके काम करेंगे ही करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि देखिए सबसे पहला आपको क्या समझना है, कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि जैसे कि हम यहाँ पर एक त्रिभुज लें और त्रिभुज को यहाँ पर हमने क्या किया कि एक कोने से काट कर 2 भागों में बांट दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें से सदैव ही आपके 3 त्रिभुज निकलते हैं। ठीक, अब इसी प्रकार से हमने क्या किया कि मान लीजिए ये क्या है कि एक पीस है, ये क्या है, एक पीस है। अब इसी पीस को हमने क्या किया, डबल कर दिया। इसी पीस को हमने क्या किया, डबल कर दिया। एक पीस तो ये हो गया, अब इसी प्रकार से हमने इस पीस को इसके साथ ऐड कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर 2 पीस को हमने एक साथ ऐड कर दिया। पहले हमारा सिर्फ एक पीस था तो उसमें कितने थे, 3 थे। अब ये हमारे 2 पीस एक साथ ऐड कर दिए हमने। तो यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं, तो आपको ये नहीं बोलना है कि इसमें 3 होंगे और इसमें 3 होंगे तो टोटल 6 हो जाएंगे। यहाँ पर आपके टोटल 8 त्रिभुज बनते हैं। किस प्रकार से बनते हैं, तो देखिए
इस प्रकार से हमने देखा तो यहाँ पर आपके 6 बन, यहाँ पर 3 बन गए, और इस प्रकार से हमने देखा तो यहाँ पर आपके 3 बन गए। लेकिन आपको एक यहाँ पर इस प्रकार से ये बड़ा वाला दिख रहा होगा यूँ, और एक इसी प्रकार से यहाँ पर बड़ा वाला ये दिख रहा होगा। तो टोटल कितने हो गए? 6 और 2 8। तो यहाँ पर टोटल आपके 8 त्रिभुज निकलते हैं। ठीक, यहाँ पर 3 निकलते हैं और यहाँ पर आपके 8 निकलते हैं। अब आप इस आकृति को ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? ये एक चतुर्भुज है। क्या है? ये एक चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज को क्या किया गया है? कोनों से काटा गया है, कोनों से काटा गया है। इसी प्रकार से यदि हम इस प्रकार से इसे कोनों से काट दें तो आपके 8 त्रिभुज निकलेंगे, कन्फर्म है। इसी प्रकार से हमने बोला, जैसे कि हमने पहले बोला कि आपका ये छोटा एक जो त्रिभुज था, इसको हमने क्या किया कि डबल कर दिया, तो हमारी ये दो जो आकृति एक साथ जोड़ी तो वहाँ पर आपके 8 त्रिभुज बन गए। इसी प्रकार से यदि हम बोलें कि ये आपकी जो आकृति है, इसको भी हम क्या करते हैं कि डबल कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? हम डबल कर देते हैं। देखिए, आप किसी की तरह भी जोड़ सकते हो। ये इधर से हमने यहाँ पर नीचे जोड़ा है, आप यहाँ पर इधर जोड़ सकते हो, इधर जोड़ सकते हो, ऊपर जोड़ सकते हो या नीचे जोड़ सकते हो, किधर भी जोड़ सकते हो, उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो आकृति थी, हमने क्या किया कि इसी आकृति को एक बार नीचे और रख दिया। अब यहाँ पर हम बोले कि यहाँ पर कितने त्रिभुज निकलेंगे, तो आप बोलोगे सर 8 इसमें से निकलेंगे, 8 इसमें से निकलेंगे, तो टोटल आपके 16 हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल 16 नहीं होते हैं, यहाँ पर टोटल आपके 18 होते हैं। और 18 कैसे होते हैं? तो देखिए, 8 इसमें से हो गए ऊपर वाली आकृति में से, और 8 इसमें से हो गई नीचे वाली आकृति में से। ठीक, तो यहाँ पर कितने हो गए? 16 तो ये हो गए। अब यहाँ पर आप देखोगे तो एक बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ पर ये बन रहा है 17, और एक बड़ा वाला त्रिभुज आपका यहाँ पर ये बन रहा है। तो टोटल कितने हो गए? 18 हो गए। अब यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि हमने एक चतुर्भुज लिया और उस चतुर्भुज को हमने क्या किया कि कोनों से काट दिया। क्या किया? कोनों से काट दिया। अब कोनों से काटने के बाद आपको तो अच्छे से पता है कि कोनों से काटेंगे तो हम 8 त्रिभुज निकलेंगे। लेकिन इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर इसको जब हमने कोनों से काटा, दोनों कोनों से काट दिया, तो एक बार हम क्या करते हैं कि बीच से काट देते हैं। आप किधर से भी बीच से काट सकते हो, या तो आप ऊपर से इस प्रकार से काट लीजिए, या फिर आप साइड से इस प्रकार से काट लीजिए। हम यहाँ साइड से काट लेते हैं, फर्क यहाँ पर कोई भी नहीं पड़ेगा, चाहे ऊपर से काटिए चाहे नीचे से काटिए। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कितने त्रिभुज होंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 तो आपके ये हो रहे हैं। आपको क्या करना है? 6 गुणा 2 करना है। कितने हो जाएंगे? आपके 12 हो जाएंगे। टोटल कितने निकलेंगे? यहाँ पर 12 निकलेंगे। अब इसी प्रकार से हमने बोला कि हमने एक यहाँ पर एक चतुर्भुज और ले लिया। इस चतुर्भुज को भी हमने क्या किया कि कोनों से काट दिया। कोनों से काटने के बाद एक बार हमने क्या किया था कि बीच में से एक बार हमने काटा था। अब हमने क्या किया कि बीच से हमने 2 बार काट दिया। पहले हमने बीच में से सिर्फ एक बार काटा था, अब हमने बीच में से इसे 2 बार में काट दिया। जब 2 बार काटोगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल निकलेंगे? तो यहाँ पर 8 गुणा 2, यानी कि यहाँ पर टोटल कितने निकलेंगे? 16 त्रिभुज यहाँ पर आपके निकलते हैं। ठीक, यहाँ पर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणा 2 16। ठीक, तो यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज निकलेंगे? 16 त्रिभुज निकलेंगे। ठीक, यहाँ पर इन पॉइंटों को आप याद रखिए। जितनी भी आपकी आकृति पूछी जाती हैं उनमें आपके ये पॉइंट आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हमने बोला कि एक यहाँ पर हमने चौकोर लिया, ये वाला चौकोर देख रहे हैं हम, ये वाला हमने एक चौकोर लिया और इस चौकोर को हमने क्या किया? कोनों से काट दिया। जब हम एक चौकोर को कोनों से काटते हैं तो कितने निकलते हैं? 8 त्रिभुज निकलते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ से कितने त्रिभुज निकलेंगे? आपके टोटल 8 त्रिभुज निकलेंगे। ठीक, इसी प्रकार से हमने बोला था कि एक चौकोर हमने लिया और उस चौकोर को हमने सबसे पहले कोनों से काट दिया, और कोनों से काटने के बाद एक बार हमने बीच में से काट दिया। जब हम बीच में से काटेंगे तो कितने त्रिभुज निकलेंगे? 12 त्रिभुज निकलेंगे। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं यहाँ पर कितने हो जाएंगे? आपके 12 ये हो जाएंगे। ठीक, हमने बोला था आपसे कि एक त्रिभुज को यदि हम कोने से काटकर 2 भागों में बांटेंगे तो वहाँ पर 3 त्रिभुज निकलते हैं। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि यहाँ पर इस प्रकार की आकृति आपको ये दिख रही होगी, तो यहाँ पर 3 त्रिभुज तो आपके ये हो जाएंगे, और इसी प्रकार की आकृति आपको यहाँ पर दिख रही होगी तो 3 त्रिभुज आपके ये हो जाएंगे। ठीक, इतनी सी बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर देखिए एक तो आपका ये सिंगल रह जाएगा और एक आपका ये सिंगल रह जाएगा। अब यहाँ पर इन्हें काउंट कर लीजिए तो 12 और 8, 12 और 8 कितने हो जाएंगे? आपके टोटल 20 हो गए। 20 और 3 23 और 3 26, 26 और 1 27 और 1 28, तो टोटल अभी हमारे कितने हो गई है? आपके 28 हो गए। ठीक, अब यहाँ पर टोटल हमारे अभी कितने हो रहे हैं? 28 हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर ये आपकी एक पूरी आकृति थी। पूरी आकृति में से यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर ये चौकोर, ये चौकोर और ये चौकोर और ये चौकोर, इन चौकोर को हमने ले लिया। लेकिन हम यहाँ पर यदि बात करें कि ये आपका एक चौकोर और बन रहा है, यानी कि यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये वाला एक चौकोर बन रहा है जो भुजाओं की मध्य बिंदुओं को मिलाकर बन रहा है। ये वाले चौकोर की यदि हम बात करें तो ये वाला चौकोर क्या है? तो देखिए कोनों से यहाँ पर
1 और 1 2, कोने से यहाँ पर 2 बार काटा गया है और यहाँ पर बीच में से 1 बार काटा गया है। कोने से 2 बार काटा जाए और बीच में से 1 बार काटा जाए तो टोटल कितने बनते हैं आपके 12 त्रिभुज बनते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी होगी कि यदि 12 त्रिभुज बन रहे हैं तो यहाँ पर हमने काउंट कितने कर रखे हैं, काउंट हमने कितने कर रखे हैं। तो आप यहाँ पर बोलोगे एक तो ये काउंट कर रखा है, एक हमने ये काउंट कर रखा है, एक हमने ये काउंट कर रखा है, एक ये काउंट कर रखा है और साथ ही साथ एक हमने ये वाला काउंट कर रखा है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे ये 2 हो गए। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर यदि हम इस आकृति को यदि हम काउंट करें, सिर्फ और सिर्फ इस वाली आकृति को हम काउंट करें, ये वाली जो आकृति है, तो यहाँ पर आपका देखिए पहले ये वाला काउंट हुआ था, ये वाला काउंट हुआ था और साथ ही साथ ये पूरा भी तो काउंट हुआ था। यानी कि यहाँ पर कितने काउंट हो गए थे, तो यहाँ पर आपके 3 काउंट हो गए थे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपके 3 काउंट हो गए थे और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, यानी कि 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8, यानी कि टोटल आपके 8 काउंट हो चुके हैं। यदि 8 काउंट हो चुके हैं आपके, तो 8 यदि आप इसमें से माइनस करोगे तो आपके 4 बचते हैं, यानी कि 4 हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 8 और 4 2, हाथ से लगी 1 और 1 2, 2 और 1 3। ठीक, तो यहाँ पर टोटल आपके कितने हो गए 32 त्रिभुज यहाँ पर आपके बन चुके हैं। ठीक, 32 त्रिभुज आपके बन चुके हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए एक हमने ये बड़ी वाली आकृति जो है ये अभी तक हमने देखी भी नहीं है। ये जो बड़ी वाली जो आकृति है ये अभी हमने यहाँ पर देखी भी नहीं है। तो बड़ी वाली आकृति की बात करें तो ये आपकी एक पूरी आकृति है। यदि इस पूरी एक आकृति की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी, ये कोने से आपकी ये एक सीधी लाइन दिख रही होगी। ये एक सीधी लाइन जो दिख रही है, यदि हम इसे इस प्रकार से बनाते हैं तो आपका ये जो त्रिभुज होंगे 2, एक ये वाला और एक ये वाला, ये अभी तक आपके काउंट नहीं हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपके 2 त्रिभुज ये हो जाएंगे, या 32 में आप 2 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे आपके 34। तो यहाँ पर टोटल आपके त्रिभुज जो निकलते हैं वो कितने निकलते हैं 34 त्रिभुज निकलते हैं। ठीक, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये आपका कथन दिया गया है। ठीक, और इसका निष्कर्ष दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 निष्कर्ष इसके लिए आपके दिए गए हैं। ठीक, इस प्रकार के प्रश्न यदि आपको सॉल्व करना आता है तो अच्छी बात है, यदि सॉल्व करना नहीं आता है तो उसके लिए हम आपको सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके बताएंगे। और उन 2 तरीकों से ही कोई भी कैसा भी प्रश्न आ जाए, इस प्रकार का कोई भी कैसा भी प्रश्न आ जाए, यदि आपका गलत हो जाए तो हमारी वीडियो पर कमेंट कर देना कि आपकी ट्रिक हमने यूज की और हमारा जो प्रश्न है वो हमारा गलत हो गया। ठीक, सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके बताएंगे। सबसे पहला तरीका क्या है कि देखिए, इनमें से कोई भी साइन आपको दिख जाए, या फिर इनमें से कोई भी साइन आपको दिख रहा है, या फिर ये वाला साइन, ये टोटल 3 प्रकार के साइनों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इन तीनों में से कोई भी साइन यदि आपको दिख रहा है तो सबसे पहले आपको जो साइन का प्रयोग करना है वो इसी का करना है। दूसरे नंबर पर साइन का जो प्रयोग करना है वो आपका इसका करना है, और इसका तो आपका प्रयोग है ही नहीं। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यदि ये तीनों एक साथ प्रयोग हो रहे हैं, यदि आपने देखा कोई समीकरण है और उसमें ये तीनों एक साथ प्रयोग हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इसी को प्रयोग करना है, इसी साइन का प्रयोग करना है आपको आंसर में। ठीक, दूसरा, यदि आपको ये साइन नहीं दिख रहा, आपको ये वाले दोनों साइन दिख रहे हैं, तो आप किस साइन का प्रयोग करोगे आंसर में, तो आंसर में आप इस साइन का प्रयोग करोगे। यदि आपको ये नहीं दिख रहा है, ये दोनों दिख रहे हैं, तो आपको इस साइन का प्रयोग करना है आंसर में। ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा, आंसर में हमेशा ही सबसे पहले नंबर पर आपको यही प्रयोग करना होता है, और यदि ये नहीं दिखता है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक, इसका नेक्स्ट आपको दूसरी चीज़ क्या समझनी है, तो देखिए दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर ये समझनी है, कभी भी आप समीकरण में देखोगे तो यदि जो आपके साइन जो होंगे, यदि जो आपके साइन होंगे यदि वह विपरीत हो जाए, कंडीशन साइन की विपरीत हो जाए, तो वह हमेशा ही गलत हो जाएगा। दूसरा, इस प्रकार से यदि कंडीशन बन जाती है तो यह भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जब कभी भी आप देखोगे तो यदि विपरीत साइन बन जाते हैं तो वो आपके हमेशा ही गलत होंगे। ठीक, तो ये 2 कंडीशन आपको याद रखनी है। आपका कोई भी कैसा भी प्रश्न आ जाए इससे संबंधित, इस प्रकार से कोई भी कैसा भी प्रश्न आ जाए, एक बार में आप सेकंडों में सॉल्व कर दोगे। ठीक, हम आपको पूरा तरीका बता देते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं, फिर उसके बाद जैसा होगा आप यहाँ पर सेकंडों में वैसे तो सॉल्व कर ही दोगे, लेकिन हम आपको पूरा तरीका बता देते हैं। ठीक, हम यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है आपका, सबसे पहले वाले को देख लेते हैं। सबसे पहला वाला दिया गया है, एफ जो है वह बड़ा है क्यू से, एफ जो है वह बड़ा है क्यू से। तो सबसे पहले आपको देखना कि एफ कहाँ पर है और क्यू कहाँ पर है। तो देखो कि यहाँ पर आप देखोगे तो एफ तो आपका यहाँ पर है और क्यू आपका यहाँ पर है। ठीक, इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, एफ तो हमें लेना ही लेना है, एफ के साथ साथ आप ये देखिए क्यू के साथ
किसका संबंध है जो कि हम इस वाली लाइन में देख सकें, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो आप ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये देखिए अलग अलग लाइन है सारी, ठीक, ये लाइन अलग है और ये लाइन आपकी अलग है और इसके बाद ये लाइन जो है वह आपकी अलग है। इस लाइन में यदि हम बात करें, इस समीकरण में बात करें तो यहाँ पर देखोगे तो आप एफ जो है, एफ के साथ आपका क्यू नहीं है, तो हमें क्यू ढूंढना पड़ेगा। क्यू किस में है, इसमें तो क्यू नहीं है, इसमें हमारा क्यू है, तो एफ के साथ हमें क्यू लेना होगा, तो इसमें से भी कुछ हिस्सा हमें यहाँ पर लेना होगा, ठीक। लेकिन अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर क्यू के साथ ऐसा कौन सा नंबर है जो कि यहाँ पर आपका एडजस्ट हो रहा हो। जिसके आप यहाँ पर देखोगे क्यू के साथ सी है, तो सी आपका यहाँ पर नहीं है। क्यू के साथ आपका यू है, तो यू भी आपका यहाँ पर नहीं है। और देखिए यू क्यू के साथ साथ आपका यू के साथ टी है, तो टी भी आपका यहाँ पर नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर टी के साथ डी दिख रहा है, टी के साथ आपका डी दिख रहा है और डी आपका यहाँ पर भी है। तो हमें क्या करना होगा, एफ से लेकर डी तक हमें सबसे पहले लेना है। एफ से सबसे पहले क्या करना है कि एफ से लेकर डी तक लेना है। तो हम लेंगे, देखिए एफ बड़ा है ई से और यहाँ पर ई जो है वह बड़ा है डी से, ठीक। तो डी तक हमने ले लिया। अब यहाँ पर डी से चलना स्टार्ट कीजिए, डी से चलना स्टार्ट कीजिए क्यू तक, क्योंकि हमें एफ और क्यू के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए डी बड़ा है किससे, टी से, तो यहाँ पर डी बड़ा है किससे, टी से। अब बोला गया है कि टी बड़ा है यू से, तो टी बड़ा है यू से। इसके बाद बोला गया यू बराबर है क्यू के, तो यू बराबर है क्यू के, ठीक। पूरी कंडीशन हमारी बन चुकी है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको देखिए ये साइन भी दिख रहा है, ये साइन भी दिख रहा है, ठीक, ये दोनों ही साइन दिख रहे हैं। तो हमें किसका प्रयोग करना है, हमने आपको पहले ही बताया है कि इसका प्रयोग करना है। तो इसका प्रयोग हमें करना है, तो यहाँ पर हमने ये वाला साइन यहाँ पर लगा दिया। अब ये वाला साइन लगा दिया तो लास्ट में क्या है, क्यू है, स्टार्टिंग में क्या है, एफ है। बस सिंपल से आपको इतना करना होता है और आपका जो प्रश्न होता है वह सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एफ बड़ा है क्यू से, जो आपने सॉल्व किया है उससे क्या बोल रहा है, एफ बड़ा है क्यू से। और यहाँ पर हमसे पूछा गया था एफ बड़ा है क्यू से, तो यानी कि दोनों ही कंडीशन सेम बन रही हैं, तो यानी कि ये हमारा जो होगा वह सही होगा, ठीक। अब दूसरे से चेक कर लेते हैं, यदि आपको और समझना है तो दूसरे से चेक कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए दूसरे को चेक करते हैं। दूसरे में दिया गया है आपका सी बड़ा है एच से, सी बड़ा है आपका एच से। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना होगा, सी और एच लेना होगा, ठीक। हमें क्या करना होगा, सी और एच को लेना होगा। अब यहाँ पर देखिए एक एच तो आपका यहाँ पर दिख रहा है और आप सी जो है, सी आपका यहाँ पर दिख रहा है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए किसके साथ रिलेशन बन सकता है, तो देखिए यहाँ पर देखिए ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है इसमें आपको यहाँ पर टी दिख रहा है, यहाँ पर आपको टी दिख रहा है। और देखिए यहाँ पर क्या था, सी के साथ एच था, तो एच के साथ देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एच के साथ आपका टी दिख रहा है, एच के साथ क्या दिख रहा है, टी दिख रहा है। यदि ए होता, यदि ए यहाँ पर पास में होता तो हम ए वाले को ले लेते, लेकिन यहाँ पर पास में क्या है, टी है, तो टी वाले को हमें लेना होगा। तो यानी कि सी से लेकर हम टी तक लेंगे सबसे पहले और यहाँ पर टी और एच ले लेंगे, ठीक। यहाँ पर हमारा इतना में हो जाएगा काम, ठीक। तो यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले हमने लिया सी, सी बड़ा है क्यू से, क्यू बराबर है यू के, इसके बाद यू छोटा है टी से, ठीक, टी तक हो गया। अब इधर टी तक देखना है, टी के बाद बोला गया टी छोटा है एच से, तो टी छोटा है एच से और इसके बाद बोला गया बस सिर्फ इतना ही हमें लेना है, सी से लेकर एच तक ही लेना है, ठीक। तो यहाँ पर हमारी ये कंडीशन बन गई है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको ये साइन दिख रहा है, ये साइन दिख रहा है, ये साइन दिख रहा है, ये साइन दिख रहा है। अब आप यहाँ पर ध्यान समझिए, हमने बोला था कि इस साइन का प्रयोग करना है। यदि आपको ये साइन और ये साइन दिख रहा है तो हमें इसका प्रयोग करना है। अब देखिए आप प्रयोग करोगे किसका, ये वाला देखिए इसका मुंह किधर हो रहा है, इधर की साइड हो रहा है। अब यहाँ पर देखोगे तो इसका मुंह किधर हो रहा है, इधर की साइड हो रहा है। अब यहाँ पर हमने आपको एक बात और बोली थी कि जब कभी भी आपकी विपरीत कंडीशन बन जाती है, विपरीत कंडीशन बन जाती है तो वो हमेशा ही गलत होता है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है आपका एच और यहाँ पर सी, तो ये वाली जो आपकी कंडीशन बन रही है ये क्या होगी आपकी, बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। तो इसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये गलत है, ठीक। तीसरे वाले को चेक करते हैं, तो तीसरे वाले को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है Q छोटा है B से, Q जो है वह छोटा है B से। अब हमें कहाँ तक लेना है, Q से लेकर B तक हमें लेना है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें Q दिख रहा है, ठीक, और B कहाँ पर है, B को देखिए तो देखिए B आपका यहाँ पर है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सा ऐसा है, देखिए यहाँ T जो है इसमें देखोगे तो इसमें भी आपका T है और इसमें देखोगे तो इसमें भी आपका T है, यानी कि B से लेकर तो हमें T तक चलना होगा। और यहाँ पर क्या बोला गया था, QB, तो Q से लेकर हमें T तक चलना होगा, ठीक। इस प्रकार से हमें चलना होगा। तो सबसे पहले Q से लेकर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर है आपका Q बराबर है U के, इसके बाद U छोटा है T से, ठीक, इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर बोला गया कि T जो है
वह छोटा भी है और बराबर भी है एस के। टी जो है वह आपका छोटा भी है और बराबर भी है किसके, एस के। ठीक, अब इसके बाद बोला गया एस जो है वह बराबर है बी के, एस जो है वह बराबर है किसके, बी के। ठीक, अब ये कंडीशन हमारी यहाँ पर बन चुकी है, क्यू से लेकर बी तक की हमारी पूरी कंडीशन बन गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर साइन क्या है, तो देखिए बराबर का साइन है, ये वाला साइन है, ये वाला साइन है और ये वाला साइन है। ठीक, तो यहाँ पर हम साइन कौन सा प्रयोग करेंगे, देखिए आपका ये वाला और ये वाला तीनों एक साथ दिख रहे हैं, तो हम साइन कौन सा प्रयोग करेंगे, ये वाला। तो हमने साइन हमारा ये वाला लगा दिया। लास्ट में क्या है, बी है, स्टार्टिंग में क्या है आपका, क्यू है, हो गया सॉल्व। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, Q छोटा है B से, तो Q छोटा है B से, यही यहाँ पर बोला जा रहा है, यही यहाँ पर बोला जा रहा है, यानी कि ये भी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक, यानी कि हमारा पहला और तीसरा ये दो हमारे सही होंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए केवल निष्कर्ष 2 और 3 सही है, तो 2 तो आपका गलत था, केवल निष्कर्ष 1 और 3 सही है, तो यहाँ पर देखिए 1 और 3 ये दोनों हमारे सही थे, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है दिए गए कागज को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है। ये जो आपका कागज है इसे मोड़कर यदि एक बॉक्स बनाया जाए तो इनमें से ऐसा कौन सा बॉक्स है जो कि बनाया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपको दो बातें याद रखनी होंगी। पहली चीज़ तो आपसे ये पूछी जाती है कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है, जैसे कि आपके यहाँ पर पूछा गया है, और दूसरा आपसे पूछा जाता है कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यदि हम यहाँ पर बात करें तो देखिए बी जो है वह सी से जुड़ा हुआ है, सी जो है वह 9 से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से आपको जुड़े हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। जो आपका बॉक्स बन सकता है, जो आपका बॉक्स बन सकता है उसमें हमेशा ही आपको बी सी से जुड़ा हुआ मिलेगा, सी जो है वह 9 से जुड़ा हुआ मिलेगा, 9 जो है वह 2 से जुड़ा हुआ मिलेगा, और 2 जो है वह ए से जुड़ा हुआ मिलेगा, और 2 जो है वह बी से जुड़ा हुआ मिलेगा। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि जो भी आकृति होगी उस आकृति में बी के साथ सी दिखेगा तो यानी कि वह बन सकता है, सी के साथ 9 दिखेगा यानी कि वह आकृति बन सकती है, 2 के साथ ए दिखेगा या फिर 2 के साथ बी दिखेगा तो वह आकृति आपकी बन सकती है। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था, कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर आपको यही देखना होगा, और आपको ये देखना है कि कौन सी आकृति नहीं बन सकती। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ पर देखिए B के साथ यदि हम बात करें तो C है, लेकिन 9 जो होगा वह हमेशा B से दूर रहेगा। जो भी आकृति होगी यदि उसमें B के साथ 9 आपको दिख गया तो यहाँ पर 100% समझ लीजिए कि वो आकृति आपकी बन नहीं सकती। दूसरा आप देख लीजिए, यदि C के साथ आपको 2 दिख जाए, C के साथ आपको 2 दिख जाए तो हमेशा समझ लेना कि वो आकृति है वो आपकी गलत है, वो कभी भी आपकी आकृति बन नहीं सकती। इसी प्रकार से B के साथ यदि A आपको दिख जाए तो हमेशा समझ लेना कि वो आकृति आपकी गलत है, वो कभी भी आपकी बन नहीं सकती। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि बनाया जा सकता है, बननी चाहिए आकृति। ठीक, तो जब आकृति बननी चाहिए तो हमें ये बी के साथ सी दिखना चाहिए, या फिर सी के साथ 9 या फिर 9 के साथ 2। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है आपका, एक बी है, एक 2 है और एक ए है। ठीक, 2 है और 2 के साथ आपका बी है, 2 के साथ आपका बी दिख रहा है, 2 के साथ आपका बी दिख रहा है, तो यानी कि ये जो आकृति है ये आपकी बनाई जा सकती है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ एक और देखिए, यहाँ पर दिया गया है ए के साथ बी, ए के साथ बी कभी भी एक साथ हो सकता है तो कभी भी नहीं हो सकता। ए और बी कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ए और बी के बीच में गैप है, तो कभी भी एक ही आकृति में ए और बी तो नहीं हो सकते। तो ये आपका 100% क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब इस वाले को यदि हम चेक करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि 9 के साथ ए है, 9 ये है और ए आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये आकृति आपकी क्या होगा, बन नहीं सकती। ये जो आकृति है ये आपकी बन नहीं सकती। अब यहाँ पर हम देखें तो ए और बी है, और ए और बी ये जो आपके एक साथ दिख रहे हैं तो ये आपके कभी भी एक साथ नहीं दिखने चाहिए, तो ये आपकी आकृति कभी भी बन नहीं सकती। ठीक, अब इसके बाद हम बात करें, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 9 के साथ ए, 9 के साथ आप 1 देख रहे हो, तो यहाँ पर ए और 9 जो है इन दोनों के बीच में तो गैप है, तो ये आपका नहीं बनेगा। और ए और बी की बात करें तो ए और बी दिख रहा है, तो ये भी आपका कभी भी नहीं बनेगा। तो बनेगा कि आपका ये वाला आपका बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए चेक करते हैं, 9 के साथ 2 होना चाहिए, तो देखिए 9 के साथ आपका 2 है, यहाँ 9 के साथ 2 है, तो यानी कि ये आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए 2 के साथ आपका ए होना चाहिए, तो 2 के साथ आपका ए भी है। ठीक, अब यहाँ पर ये वाली जो आकृति है ये हमारी बनाई जा सकती है। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर,
देखिए ये जो आपको प्रश्न दिख रहा है ये आपको काफ़ी बड़ा प्रश्न दिख रहा होगा, लेकिन अब तक का जो हमारा एक्सपीरियंस है उसमें हमने आपको एक ही चीज़ देखी है, हमने हमेशा एक ही चीज़ देखी है, जितने भी आपके बड़े प्रश्न दिखाई देते हैं उसमें से 90% जो प्रश्न होते हैं वो आपके हमेशा ही ईजी प्रश्न होते हैं, उन्हें सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। बस उसमें होता क्या है कि बड़े प्रश्न को देखकर स्टूडेंट क्या होता है, डर जाता है, लेकिन उन्हें सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। उसमें से कुछ ही ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि आपके हार्ड होते हैं, लेकिन 90% जो प्रश्न होते हैं वो आपके ईजी होते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो आप कभी भी बड़ा प्रश्न देखकर उसे आप कभी भी छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उसे सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो, आपका एक नंबर वहाँ पर कट जाए। ठीक, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मित्र पी क्यू आर एस और टी और यू सभी एक 2 मंजिला इमारत के 2 तलों पर 1 और 2 में रहते हैं। इन दोनों तलों में पहले तल पर 3 और दूसरे तल पर 4 घर हैं। देखिए 2 तल है, एक है आपका पहला तल और एक है आपका दूसरा तल, और उसने बोला है कि पहला तल जो है उस पर 3 लोग रहते हैं। पहला तल जो है उस पर 1 2 और 3 लोग रहते हैं पहले तल पर, और उसने बोला है कि दूसरे तल पर 4 लोग रहते हैं। दूसरा जो ये आपका तल है इस पर आपके 1 2 3 4 लोग रहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला बोला गया है पॉइंट, V जो है वह 3 घरों वाले तल पर रहता है। तो V जो होगा वह आपका 3 घरों वाले यानी कि यहाँ पर रहता होगा, तो V कहीं ना कहीं यहाँ पर रहता होगा। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है S उस तल पर नहीं रहता जिस पर V और Q रहते हैं। S जो है उस तल पर नहीं रहता जिस पर V और Q रहते हैं, यानी कि V और Q जो होंगे वो तो आपके एक साथ रहते होंगे, यानी कि अगर V यहाँ पर रहता है तो Q भी आपका यहीं पर रहता होगा। अब यहाँ पर इस तल पर वो नहीं रहेगा जो S है। ठीक, तो S आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, कन्फर्म इतनी सी बात। अब इसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट बोला गया है R और P अलग अलग तलों पर रहते हैं। R और P जो हैं वह अलग अलग तलों पर रहते हैं, तो हमें R के बारे में भी नॉलेज नहीं है और P के बारे में भी नॉलेज नहीं है, तो इसे हम यहाँ पर अभी छोड़ देते हैं। ठीक, इसके बाद बोला गया है कि U एक तल पर नहीं रहता। U जो है वह एक तल पर नहीं रहता, जब एक तल पर नहीं रहता तो U आपका दूसरे तल पर ही रहता होगा। कन्फर्म। अब इसका नेक्स्ट दिया गया है U और P के घरों के बीच एक घर है। उसने क्या बोला है कि U और P इन दोनों के घरों के बीच में एक घर है, यानी कि U जो है यदि यहाँ पर रहता है तो P भी आपका यहीं पर रहता होगा, और इन दोनों के घरों के बीच में एक का अंतर है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर बोला गया है, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया था, R और P अलग अलग तलों पर रहते हैं। P अगर इस तल पर रहता है तो R आपका इस तल पर रहता होगा। ठीक, अब यहाँ पर 3 घरों में 3 लोग तो शिफ्ट हो गए, यहाँ पर 4 घरों में से 3 घरों में 3 लोग शिफ्ट हो गए। अब आपका एक बचता है, एक कौन सा बच रहा है, तो देखिए P आपका हो गया, Q आपका हो गया, R भी आपका हो गया, S भी हो गया, और T नहीं हुआ है, तो T आपका यहाँ पर दूसरे तल पर रहता होगा। ठीक, कन्फर्म है इतना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, दी गई जानकारी के अनुसार कौन सा विकल्प असंगत है। असंगत विकल्प की हमें यहाँ पर पहचान करनी है। ठीक, यहाँ पर देखिए पहला है आपका R और Q, तो यहाँ पर देखेंगे तो R यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, तो R और Q जो है वह क्या है कि पहला वाला जो तल है उस पर रहते हैं। ठीक, T और P की बात करें तो T और P जो है वह आपके दूसरे वाले तल पर रहते हैं। ठीक, U और T, तो U और T जो है वह दूसरे वाले तल पर रहते हैं। ठीक, इसके बाद S और U, तो ये भी आपके दूसरे वाले तल पर रहते हैं। पूछा गया था यहाँ पर कौन सा विकल्प असंगत है, तो असंगत कौन सा हो जाएगा, देखिए ये भी दूसरे वाले तल पर रहते हैं, ये भी दूसरे वाले पर और ये भी दूसरे वाले पर, तो असंगत क्या हो जाएगा हमारा, ये A ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, यहाँ पर बोला गया है कि USA का संबंध जो है वह वाशिंगटन DC से है, USA का संबंध वाशिंगटन DC से है, तो ऑस्ट्रेलिया का संबंध किससे होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या है कि USA की जो राजधानी होती है वह वाशिंगटन DC होती है। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है कैनबरा।
क्या होती है, कैनबरा। ठीक, अब यहाँ पर यदि और ऑप्शंस की बात की जाए तो और ऑप्शंस को भी आप जान लीजिए, क्योंकि ये भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगी, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी कैनबरा। लेकिन आप ये जो देख रहे हो पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो ऑप्शंस हैं ये सभी भी क्या हैं, राजधानियाँ हैं। लेकिन ये राजधानियाँ कहाँ की हैं, तो ये भी आपके काफ़ी एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। जैसे कि हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया के राज्य जो होते हैं, ये जो है यह क्या है कि एक राज्य की राजधानी है। यह क्या है, एक राज्य की राजधानी है, और राज्य का नाम क्या है, विक्टोरिया राज्य। विक्टोरिया, ये विक्टोरिया राज्य की राजधानी है। और यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है, ओशिनिया, ओशिनिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर। यह क्या है कि देखिए पहली बात, मेलबर्न जो है यह विक्टोरिया राज्य की राजधानी है। अब विक्टोरिया राज्य की राजधानी है, और इसके बारे में दूसरा पॉइंट आपको क्या रखना है कि यह ओशिनिया, क्या, ओशिनिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ठीक, अब इसके बाद यदि हम सिडनी की बात करें, न्यू साउथ वेल्स, क्या न्यू साउथ वेल्स एक राज्य है ऑस्ट्रेलिया का, जिसके ये सिडनी जो है वह राजधानी है। और इसके बाद एक बात पॉइंट और याद रखना है आपको, यह है देश का सबसे बड़ा शहर है। यह क्या है कि यह देश का सबसे बड़ा शहर है। ठीक, सिडनी जो है यह न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है। ये न्यू साउथ वेल्स जो है वह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है, और यह जो है यह देश का सबसे बड़ा शहर है। ठीक, इसके बाद तीसरी बात आपको याद रखनी है, जो पर्थ जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के राज्य वेस्टर्न का, यहाँ पर यह राजधानी होती है, वेस्टर्न की ये राजधानी होती है। और यहाँ पर यह देश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ठीक, यहाँ पर आप देखोगे तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है, जिसका यहाँ पर राजधानी है, विक्टोरिया जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया का राज्य है एक, जिसकी राजधानी है मेलबर्न। ठीक, न्यू साउथ वेल्स ये ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है जिसकी राजधानी है सिडनी, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है जिसकी राजधानी है पर्थ। ठीक, यह देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला यानी कि आबादी वाला शहर है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, दामिनी का बोला से क्या संबंध है। ठीक, और दूसरे यहाँ पर कथन दिए गए हैं। पहला कथन है टीका का केवल एक बेटा भोला और एक बेटी कमला है। दूसरा बोला गया है कि दामिनी रोमा के बेटे की पत्नी है, कमला रोमा की इकलौती बेटी है, मेघना भोला की बेटी है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा पर्याप्त है, जो कि आपके ये दो कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन पर्याप्त है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपको ये नहीं बताना है कि दामिनी का भोला से क्या संबंध है, ये आपको नहीं बताना है। यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है जो कि पर्याप्त है कि जो कि आपका इस प्रश्न का आंसर दे सके। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि देखिए सबसे पहला दिया गया है आपका टीका का केवल एक बेटा भोला और एक बेटी कमला है। ठीक, यहाँ पर है आपका टीका है। ठीक, ये टीका है, टीका का एक बेटा है जिसे क्या क्या कहते हैं, भोला। एक बेटा है भोला और एक बेटी है कमला। अब ये भाई बहन है तो इन्हें हम सर्कल में बंद कर देते हैं। ठीक, सर्कल में बंद कर देते हैं। जो भी आपके भाई बहन होंगे तो उन्हें तो आप सर्कल में बंद कर दीजिए, जो पति पत्नी होंगे वो आप क्या कीजिए कि एक चतुर्भुज में बंद कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए
क्या यहाँ पर ये जो पहला स्टेटमेंट है इससे हम ये बता सकते हैं कि दामिनी का बोला से क्या संबंध है? तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बता सकते, क्योंकि दामिनी तो यहाँ पर है ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पर केवल पहला जो होगा उससे तो हम यहाँ पर नहीं बता सकते, तो केवल कथन एक पर्याप्त है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें और भी सॉल्व करना होगा। ठीक, ऑप्शन से हम यहाँ पर नहीं कैंसिल कर सकते। अब यहाँ पर हम देखें तो दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है कि दामिनी रोमा के बेटे की पत्नी है। अब देखिए रोमा कौन है, उसका बेटा कौन है, उसकी पत्नी कौन है, ये तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, देखेंगे कमला जो है वह रोमा की इकलौती बेटी है। कमला जो है वह रोमा की इकलौती बेटी है, और कमला कौन है, ये तो रोमा की इकलौती बेटी है। तो यहाँ पर रोमा क्या होगा, रोमा यहाँ पर आ जाएगा, रोमा की बेटी है कमला। यानी कि अब क्या हुआ कि टीका और रोमा ये दोनों क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। ठीक, क्योंकि जब टीका का एक बेटा है बोला और एक बेटी है कमला, यानी कि टीका की बेटी है कमला और रोमा की बेटी भी है कमला, तो यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि दामिनी रोमा के बेटे की पत्नी है। तो देखिए दामिनी जो है वह रोमा के बेटे की पत्नी है, और रोमा का बेटा कौन है, बोला, तो बोला की ही पत्नी होगी दामिनी। तो दामिनी यहाँ पर आ जाएगा, दामिनी, और ये दोनों क्या हैं, पति पत्नी, ये दोनों बहन भाई और ये दोनों पति पत्नी। हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि दामिनी का बोला से क्या संबंध है, तो दामिनी का बोला से इजीली आप संबंध बता सकते हो, लेकिन कब बता सकते हो, जब हमने पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही स्टेटमेंट को एक साथ प्रयोग किया। जब दोनों को एक साथ प्रयोग किया तब हम यहाँ पर बता पा रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों ही जो होंगे वो एक साथ प्रयोग करने पर सही होंगे, तो दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग करना पर्याप्त है। ठीक, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वह हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है एक पासे के 4 स्थितियाँ दी गई हैं, एक पासे की ये 4 स्थितियाँ दी गई हैं, उनमें से 3 के विपरीत, यानी कि ये जो आपका 3 का नंबर है, 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपको देखिए 4 स्थितियाँ दी गई हैं। काफ़ी लोग ये देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि 3 का विपरीत निकालने के लिए हमें कोई 2 आकृतियाँ जो होंगी वो सेलेक्ट करनी होंगी, उनसे हम क्या करेंगे कि 3 का विपरीत निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी लोग क्या होते हैं कि ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 दी गई हैं, यदि आपको 3 दी जाती हैं या फिर 4 दी जाती हैं या फिर 5 दी जाती, तो उन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से कौन सी 2 हम सेलेक्ट करें। तो हमेशा ही आप याद रखिएगा कि इस प्रकार से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर बोले कि 1 और 2 ये इन दोनों आकृतियों को हमने लेकर एक प्रश्न का आंसर निकाला, तो आप बोलो कि यदि हम 3 और 4 को लेकर एक प्रश्न का आंसर निकालते हैं तो हमेशा ही ये जो आंसर होगा और ये जो आंसर होगा हमेशा सेम ही निकलेगा, कभी भी आपका अलग अलग आंसर नहीं निकलेगा। यदि हम 1 और 2 को लेकर जब हम आंसर निकाल रहे हैं, वही आंसर आपका 3 और 4 को लेकर आएगा, वही आंसर आपका 1 और 4 को लेकर आएगा, और वही आंसर आपका 3 और 2 को लेकर आएगा। तो यहाँ पर कोई सी भी आप 2 सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपका मन करे, जिनसे आपका आंसर आ सके, वो आप कोई भी 2 सेलेक्ट कर लीजिए, उससे आपका आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या होता है, जैसे कि आपसे बोला जाता है कि 3 का विपरीत कौन सा होगा। तो देखिए, यदि आपको मान के चलिए कि 2 आकृतियाँ दी गई हैं, 2 आकृतियाँ दी गई हैं, और उनमें क्या है कि यहाँ पर ये जो आकृति है और ये जो आकृति है, इनमें से यहाँ पर मान के चलिए 3-3 नंबर दिए गए हैं, 1 2 3, 1 2 3, इस 3-3 नंबर दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक, अब यहाँ पर मान के चलिए कि एक नंबर जो है वो तो आपका दोनों में कॉमन है, एक नंबर जो है वह आपका दोनों में कॉमन है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो आपका 3 है, यदि 3 इसमें भी नहीं दिखेगा, इसमें भी नहीं दिखेगा, ध्यान से समझ लीजिए, यदि 3 जो है वह इसमें भी नहीं दिखेगा और इसमें भी नहीं दिखेगा, दोनों आकृतियों में से किसी भी आकृति में यदि 3 नहीं दिख रहा है, तो हमेशा 3 का विपरीत वही होगा जो कि यहाँ पर कॉमन होगा, जो कि यहाँ पर क्या होगा, कॉमन होगा। अब दूसरे पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, दूसरा पॉइंट एक और क्या होता है कि यदि मान के चलिए कि ये दो आकृतियाँ आपकी दी गई हैं, दोनों आकृतियों में से ये वाला जो नंबर है और ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है और ये वाला जो नंबर है, यानी कि यहाँ के 2 नंबर जो हैं इस वाली आकृति के 2 नंबरों में कॉमन है, यानी कि इस वाली जो आकृति है और ये वाली जो आकृति है, इन दोनों आकृतियों में 2-2 नंबर कॉमन है। यदि 2-2 नंबर कॉमन है तो हमेशा ही याद रखिएगा ये वाला जो नंबर होगा ये वाले इस वाले नंबर के विपरीत होगा, ये वाला जो नंबर है इस वाले नंबर के क्या होगा, विपरीत होगा।
इसी प्रकार से आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको 1 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर भी आपको 2 दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर पहला और चौथा, इन दोनों यदि आकृतियों को देखें तो इनमें 2 नंबर जो हैं वो आपके कॉमन है। यदि 2 नंबर यदि आपके कॉमन है तो आप 100% श्योर ये कह सकते हो कि 4 नंबर जो होगा, 4 नंबर जो होगा वह 3 नंबर का विपरीत होगा। ठीक, ये बात याद रखिएगा। यदि किसी पासे के यदि 2 नंबर एक साथ कॉमन है, 2 नंबर यदि एक साथ कॉमन है, तो वहाँ पर तीसरा जो नंबर होगा यदि वो आपस में अलग अलग हैं तो 100% ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है, 4, तो 4 ही हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर देखिए ये आपका एक वेन आरेख से संबंधित है, आपका एक काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए वेन आरेख को कभी भी आपको सॉल्व करना है तो उसका सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है, तो वो चीज़ आप समझिए। जैसे कि हम यहाँ पर बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख विवाहित, सबसे पहला क्या दिया हुआ है आपका विवाहित, दूसरा दिया गया है आपका इंजीनियर, और तीसरा दिया गया है आपका पुरुष के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके 3 जो हैं वो शब्द दिए गए हैं, और 3 शब्दों में से आपके क्या कीजिए कि कोई भी आपके 2 शब्द जो हैं वह चूज कर लीजिए सबसे पहले। तो जैसे कि हम देखिए कोई भी ले लीजिए, यहाँ पर विवाहित और पुरुष ले लीजिए, या फिर विवाहित और इंजीनियर दोनों ही ले लीजिए, कोई भी आप ले लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर पहला और दूसरा ही ले लेते हैं, विवाहित और इंजीनियर। जैसे कि हमने ले लिया इंजीनियर और दूसरा ले लिया हमने विवाहित, ये हमने यहाँ पर 2 ले दिए। ठीक, अब यहाँ पर हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, उसका आप ध्यान से समझ के जवाब दीजिएगा। यदि हम बोलें कि सारे के सारे जो इंजीनियर हैं वह विवाहित हैं, क्या आप ऐसा कह सकते हो, तो आप बोलोगे सर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि सारे के सारे जो इंजीनियर होंगे वो विवाहित होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ ऐसा हो सकता है कि जो विवाहित हों, कुछ ऐसा हो सकता है कि जो कि विवाहित हों। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कन्फर्म कि सारे के सारे जो इंजीनियर होंगे वो विवाहित होंगे, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि कुछ इंजीनियर आपके विवाहित हो और कुछ आपके अविवाहित हों। तो यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि विवाहित के एरिया हो जो होगा वह कुछ इंजीनियर के साथ यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, कुछ ऐसे विवाहित हैं और कुछ ऐसे इंजीनियर हैं जो कि एक जैसे। ठीक, यहाँ पर कुछ वाला एरिया आपका मिल गया। ठीक, कुछ इंजीनियर ऐसे हैं जो कि विवाहित हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका, पुरुष दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए हमने लिया यहाँ पर पुरुष। ठीक, पुरुष की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप एक बात हमें ध्यान से समझाइएगा। यदि हम बोलें कि सारे के सारे जितने भी इंजीनियर होंगे वो सभी पुरुष होंगे, क्या सारे के सारे जितने भी इंजीनियर होंगे वो सभी पुरुष होंगे, तो आप बोलोगे सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इंजीनियर लड़कियां भी होती हैं और लड़के भी होते हैं। तो यानी कि सारे के सारे इंजीनियर जो होंगे वह पुरुष नहीं होंगे। हो सकता है कि कुछ इंजीनियर पुरुष होंगे और कुछ इंजीनियर लड़कियां होंगी, यानी कि लड़के होंगे। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर विवाहित की बात की जाए तो सारे के सारे पुरुष जो होंगे क्या वे विवाहित होंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि सारे के सारे जो पुरुष होंगे वे विवाहित होंगे। यदि सारे के सारे पुरुष विवाहित होते तो दुनिया में कोई भी अविवाहित तो बचता ही नहीं, सबकी शादी हो चुकी होती। तो यानी कि आप यहाँ पर 100% ये कह सकते हो कि सारे के सारे पुरुष जो हैं वे विवाहित नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे पुरुष हो सकते हैं जो कि विवाहित हों। अब यहाँ पर हम समझे इंजीनियर और विवाहित दोनों से एक साथ इसका संबंध बनाएं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं वे सभी विवाहित हों? ऐसा कंफर्म नहीं है, क्योंकि नौकरी करने वाले जो लोग होते हैं वो आपके कुछ ऐसा हो सकता है कि विवाहित हो और कुछ ऐसा हो जो कि ना अविवाहित हो। यानी और ये भी हो सकता है कुछ पुरुष हों और कुछ स्त्रियां हों। तो यानी कि नौकरी जो करते हैं वह पुरुष भी करते हैं, स्त्री भी करते हैं। तो यानी कि कुछ हिस्सा ऐसा हो सकता है कि जो कि ऐसे पुरुष हों जो कि इंजीनियर भी हों और विवाहित भी हों। यानी कुछ हिस्सा ये वाला जो मिल रहा है ये ऐसे लोग हैं जो कि आपके इंजीनियर भी हैं, विवाहित भी हैं और पुरुष भी हैं। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। यानी कि अब हमारे यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा आरेख जो होगा वो सही होगा, तो हमारे जो बी ऑप्शन जो होगा वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये आपको बोला गया, ये एक प्रश्न है, यदि +a + b का अर्थ है a b का भाई है। देखिए यहाँ पर प्लस का अर्थ दिया गया है यहाँ पर आपका भाई, माइनस का अर्थ दिया गया है आपका बहन, और इनटू का अर्थ दिया गया है पिता। ठीक,
देखिए ये प्रश्न जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इजी हैं सॉल्व करने के लिए। इसमें आपको सिर्फ 2 तरीकों का यूज करना है। हम आपको 2 ट्रिक बताएंगे, उन 2 ट्रिक का यूज कीजिएगा, आपको झट से पता लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका यहाँ पर सही हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें क्या देखनी है। यहाँ पर देखिए बोला क्या गया है, तब कौन सा विकल्प यह दर्शाता है कि एल के का पिता है। एल जो है वह क्या है, के का पिता है। ठीक, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें क्या याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो एल जो होगा यदि पिता है, एल जो होगा यदि वह पिता है तो यहाँ पर पिता होगा तो वह मेल होगा। क्या होगा, मेल होगा, कभी भी फीमेल नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि यहाँ पर पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि पिता, पूछा क्या गया है, पिता। तो 100% किसी ना किसी ऑप्शन में, 100% किसी ना किसी ऑप्शन में एल जो होगा वो किसी ना किसी का पिता बताया जा रहा होगा, किसी ना किसी का पिता बताया जा रहा होगा। जितने भी आपके इस प्रकार के प्रश्न हो उसमें आप सिर्फ ये 2 चीज़ें देख लीजिएगा, आपका प्रश्न जो होगा वो इजीली सॉल्व हो जाएगा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी के सभी ऑप्शंस को यदि हम चेक करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा जो होगा टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है तो हमें यहाँ पर 2 ट्रिकों का यूज करना है। ठीक, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एल कहाँ पर आपका मेल है और एल पिता कहाँ पर बन रहा है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर है आपका, देखिए यहाँ पर आपका एल और एक्स, यहाँ पर जो दूर दिया गया है एल। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं एल और एन ये आपके पास दिए गए हैं। ठीक, यहाँ पर है आपका एल प्लस एन। अब प्लस का अर्थ क्या होता है, तो देखिए प्लस का अर्थ होता है भाई, यानी कि एल जो है वह एन का भाई है। यानी कि यहाँ पर एक कंडीशन तो मिल रही है मेल वाली, लेकिन पिता वाली कंडीशन नहीं मिल रही है। ठीक, अब यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए एन और एल इन दोनों के बीच में यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि एन इंटू एल, इंटू का अर्थ क्या होता है, इंटू का अर्थ होता है पिता। यानी कि एन जो है वह एल का पिता है, यहाँ पर उल्टा बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है एल और डब्लू। यहाँ पर आप देखोगे तो इंटू का अर्थ क्या होता है, पिता होता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एल जो है वह डब्लू का पिता है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही होगा। 90% हम ये कह सकते हैं कि ये ऑप्शन जो होगा वो हमारा सही होगा। यहाँ पर यदि हम इसकी भी बात करें तो इसको हमें पूरा सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप इसे सॉल्व करके देख लीजिए। आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, एल जो है वह डब्लू का पिता है, एल जो है वह डब्लू का पिता है, जैसे कि इंटू का अर्थ दिया गया है पिता। ठीक, तो एल जो है वह डब्लू का पिता है। ठीक, इसके बाद बोला गया है कि डब्लू माइनस के, माइनस का अर्थ क्या होता है, तो माइनस का अर्थ होता है बहन, यानी कि डब्लू जो है वह के की बहन है, डब्लू जो है वह बहन है किसकी, के की। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर है के और एफ के बीच में क्या रिलेशन है, तो के प्लस एफ, प्लस का अर्थ क्या होता है, प्लस का अर्थ होता है भाई, यानी के जो है वह एफ का भाई है, के जो है वह भाई है किसका, एफ का। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या हो गए, यहाँ पर बहन भाई हो गए, सारे के सारे क्या हो गए, बहन भाई हो गए। तो यानी कि एल जो है वह डब्लू का पिता है, तो के का भी पिता होगा और एफ का भी पिता होगा। ठीक, तो इजीली आप यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हो। 4 ऑप्शंस को सॉल्व करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ 2 चीज़ें देखनी है कि पूछा क्या गया है, तो वो चीज़ आपको देख लेनी है, और यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, मेल पूछा गया है या फीमेल पूछा गया है। यदि यहाँ पर पिता की जगह माता होता तो हमें फीमेल ढूंढना होता। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया था कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, तो हमारा डी ऑप्शन ही हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है उस जोड़े का चयन करें जो दिए गए जोड़े की तरह समान रूप से संबंधित हो। ठीक, यहाँ पर ये आपका एक जोड़ा दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है कि चाकू का संबंध किससे है, काटना से, चाकू का संबंध किससे है, काटना से। ठीक, देखिए रीजनिंग में आपको एक बात याद रखनी है कि रीजनिंग में कभी भी आप ये मत सोचकर चलिएगा कि रीजनिंग में सिर्फ तर्क शक्ति से ही संबंधित प्रश्न आएंगे। वो आपके ग्रामर से भी आ सकते हैं, किसी के भी ग्रामर से आ सकते हैं, आपके हिंदी की ग्रामर से आ सकते हैं, और आपके मैथ से भी आ सकते हैं, और साथ में इंग्लिश की ग्रामर से भी आंसर क्वेश्चन आ सकते हैं, और साथ ही साथ आपके साइंस से भी आ सकते हैं। तो कभी आप ये मत सोचिएगा कि हम यदि और सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं रखते तो हम हर प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। आपको हर सब्जेक्ट की यदि नॉलेज होगी तभी आप हर प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न को यदि आप देखोगे तो आपको ये यहाँ पर देखिए काफ़ी लोगों ने तो इसका आंसर दे भी दिया होगा, लेकिन इसका जो सही तरीका जो है ये प्रश्न आपका कहाँ से पूछा गया है, तो ये प्रश्न जो है वह आपका हिंदी ग्रामर से पूछा गया है। हिंदी ग्रामर से भी बोल सकते हो आप इसे, आप अंग्रेजी ग्रामर से भी बोल सकते हो। और यहाँ पर ग्रामर से पूछा कैसे गया है, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या है आपका चाकू। चाकू क्या होता है, एक संज्ञा शब्द होता है। क्या होता है, एक संज्ञा शब्द होता है।
अब काटना की बात करें तो काटना क्या होता है, तो काटना एक क्रिया शब्द होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए संज्ञा के बारे में आप अच्छे से पता होगा, कोई भी ऐसा शब्द हो जो कि किसी वस्तु की पहचान बताएगा तो वह संज्ञा होता है। और क्रिया क्या होता है, तो जब हमें किसी भी शब्द के द्वारा, कोई ऐसा शब्द है जिसके द्वारा हमें किसी कार्य का होना पाया जा रहा है तो वह आपका क्रिया होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए चाकू जो है वह एक संज्ञा शब्द होता है और काटना जो होता है वह एक क्रिया शब्द होता है। तो यहाँ पर किसान देखोगे तो किसान क्या है, एक संज्ञा शब्द है, किसान एक संज्ञा शब्द है, और हल जो है वह भी आपका एक संज्ञा शब्द है। ठीक, इसी प्रकार से देखोगे तो मूर्तिकार जो है वह एक संज्ञा शब्द है, और छेनी जो है वह भी आपका एक संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार से आप देखोगे तो नाविक जो है वह आपका एक संज्ञा शब्द है, और साथ ही साथ जहाज जो है वह भी आपका एक संज्ञा शब्द है। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो चम्मच जो है यह तो आपका एक संज्ञा शब्द है, लेकिन खिलाओ, खिलाना ये क्या होता है, क्रिया होता है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा, यहाँ पर आप देखोगे तो संज्ञा का संबंध क्रिया के साथ बताया गया है, तो यहाँ पर संज्ञा का संबंध ही क्रिया के साथ होना चाहिए। तो डी ऑप्शन जो होगा वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि निमोनिया जो होता है उसका संबंध बैक्टीरिया से है, तो इसके जैसा विकल्प यहाँ पर कौन सा होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, निमोनिया जो बीमारी है उसका संबंध बैक्टीरिया से है। अभी इससे पहले जो हमने आपको प्रश्न सॉल्व कराया था उसमें हमने आपको यही चीज़ बताई थी। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट सब्जेक्ट से ही पूछे जाते हैं। अब ये जो आपका प्रश्न है ये आपका साइंस सब्जेक्ट से पूछा गया है, साइंस से पूछा गया ये सब्जेक्ट है। और साइंस में यदि आप रोगों की जानकारी रखते हो कि कौन सा रोग किससे फैलता है तो आप इस प्रश्न को सॉल्व कर दोगे, यदि नहीं रखते हो तो आप इस प्रश्न का सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपका एबोला। एबोला जो रोग होता है ये भी आपकी घातक जो रोग होता है, यह जो रोग होता है यहाँ पर बताया गया है कि ये बैक्टीरिया से फैलता है। किससे फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। तो ये जो होता है विषाणु से फैलता है। किससे फैलता है, विषाणु से फैलता है। ठीक, इसका दूसरा देखते हैं कि कुष्ठ रोग जो होता है वह मच्छर के काटने से फैलता है। तो देखिए कुष्ठ रोग जो होता है वह मच्छर के काटने से नहीं फैलता है, ये होता है माइको बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया लेप्रे। क्या, माइकोबैक्टीरिया लेप्रे। ये जो होता है, ये कुष्ठ रोग जो होता है वो माइकोबैक्टीरिया लेप्रे से फैलता है। ये किससे फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। तो ये भी आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि रेबीज जो होता है वह किससे फैलता है, तो वायरस से फैलता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि रेबीज जो होता है वह वायरस से ही फैलता है। और रेबीज फैलने का कारण क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कुत्ता, बिल्ली और बंदर। कुत्ता काट ले या बिल्ली काट ले या बंदर काट ले तो उनके द्वारा ऐसा वायरस फैलता है जिससे कि रेबीज हो जाता है। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा यही होगा। यदि डेंगू के बारे में आपको नॉलेज ना हो, वैसे सभी को अधिकतर नॉलेज होगी, यदि कोई ऐसा हो जिसे डेंगू के बारे में नॉलेज ना हो तो उसे भी हम बता देते हैं कि डेंगू जो होता है कभी भी कवक से नहीं फैलता। डेंगू कवक से नहीं फैलता है, यह वायरस से फैलता है। किससे फैलता है, वायरस से। डेंगू जो होता है वह वायरस से फैलता है, और इस वायरस को फैलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एडीज मच्छर। एडीज जो मच्छर होता है, एडीज जो मच्छर होता है यह यदि काट लेता है तो हमें ये वायरस फैल जाता है, जिससे क्या होता है कि डेंगू हो जाता है। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक, तो देखिए ऐसी जब स्थिति आपको दिखती है, जैसे कि राउंड फिगर में कोई स्थिति दिखे या फिर इस प्रकार से आपकी कोई भी स्थिति दिखे, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि वहाँ पर आपको सबसे पहला पॉइंट आपको यही देखना है कि जो भी आपके नंबर्स हैं वह क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या फिर आपके एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि वह क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ठीक, हमेशा याद रखिएगा। जैसे कि आपके राउंड फिगर वगैरह जो आपके दिए गए होते हैं और इस प्रकार से देखिए ये आपके इस प्रकार से ही चल रहे हैं, तो आपको हमेशा यही की चीज़ देखनी है सबसे पहले कि क्लॉकवाइज घूम रहे हैं जो नंबर हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए एस जो है वो यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है।
और भी देख लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि बी है यहाँ पर, तो बी है यहाँ पर, ये क्या हुआ इधर आएगा, तो यानी कि क्लॉकवाइज इस प्रकार से इधर आ गया, तो यानी कि ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, बी भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक, इसी प्रकार से यदि हम बात करें एफ की बात करें, तो एफ देखिए एफ इस प्रकार से क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एफ भी आपका इसी प्रकार से क्लॉकवाइज घूम रहा है, एस भी आपका इसी प्रकार से क्लॉकवाइज घूम रहा है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जितने भी नंबर हैं वो सारे ही क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं? क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर देखने के लिए हमें क्लॉकवाइज घुमाना होगा। अब एस आपका यहाँ पर है, तो एस आपका यहाँ पर बनना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर आप देख लीजिए एस कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जिसमें आपका एस यहाँ पर है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, बाकी सारे क्या होंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक, और यदि आपको पूरा चेक करना है तो पूरा चेक कर लीजिए। यदि आपका बी यहाँ पर है तो बी आपका यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, तो बी यहाँ पर आ जाएगा, तो बी यहाँ पर देखिए, तो बी आपका यहाँ पर है ही। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे तो टी जो है वो यहाँ पर है, तो टी आपका यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, तो टी आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो टी आपका देखिए यहीं पर है। ठीक, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वह हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले यही देखना है कि ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या फिर आपके एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ठीक, ये चीज़ आप सबसे पहले देखिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देखिए यहाँ पर बोला गया है एक घड़ी दोपहर के समय शुरू हुई 7:10 तक घंटे की सुई घूमेगी। घंटे की सुई 7:10 तक कितना घूमेगी, कितने डिग्री का एंगल बन पाएगा, वो हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, आपको यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको देखिए एक चीज़ पता होनी चाहिए कि घंटे वाली सुई होती है, घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। कितनी डिग्री का एंगल बनाती है? 30 डिग्री का एंगल बनाती है। और यहाँ पर हम मिनट वाली सुई की बात करें, मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली सुई जो होती है वह एक घंटे में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। यदि आप ये ना याद कर लेते हो तो अच्छी बात है, यदि आपसे नहीं याद हो रहे हैं तो हम आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताते हैं इसे सॉल्व करने का। आपको कभी भी इन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब वो तरीका क्या है कि जैसे कि आप अच्छे से जानते हो, यदि आपका एक सर्कल होता है तो आपको अच्छे से पता है कि टोटल जो पूरा एक सर्कल होता है वह 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। अब यदि हम घंटे वाली सुई की बात करें तो घंटे वाली सुई यहाँ पर बोला गया है, घंटे वाली सुई जो होती है यहाँ पर कितना है? 360 डिग्री। घंटे वाली सुई जो होती है वह पूरे समय में घूमती है, तो कितना घूमती है? तो आपको अच्छे से पता है कि एक घड़ी में 12 तक नंबर होते हैं, यानी कि वह 12 घंटे घूमती है। 12 घंटे घूमती है तो 12 से आप इसमें भाग लगा दीजिए, 12 × 36 0, यानी कि 30 डिग्री का एंगल हमारे यहाँ पर बनता है। इसी प्रकार से यदि हम मिनट की सुई की बात करें तो मिनट की सुई जो होती है आपको अच्छे से पता है कि पूरा जो सर्कल होता है वह कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। और यहाँ पर मिनट वाली सुई जो होती है वह एक घंटे में कितना घूमेगी, तो आपको अच्छे से पता है कि एक घंटे में 60 मिनट होती है। कितनी होती हैं? 60 मिनट होती हैं। तो यहाँ पर 0 से 0 6 × 36 यानी कि 6 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक, तो आप इस प्रकार से आप निकाल सकते हो या फिर आप सीधा ही याद कर सकते हो, जैसा आप कर सको वैसा आप कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर इसे जानने के लिए हमें ज़रूरत क्या पड़ी तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। यहाँ पर बोला गया कि एक घड़ी दोपहर के समय शुरू हुई, दोपहर के समय शुरू हुई, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसने बोला है कि 7:10 तक घंटे की सुई घूमेगी। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, 7 भी बजा रहा है, घंटा भी दे रहा है और साथ में मिनट भी दे रहा है, साथ में मिनट भी दे रहा है। और मैं जो आंसर पूछ रहा है वह आंसर किस में पूछ रहा है? घंटे वाली सुई के अकॉर्डिंग आंसर पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर कितना है? 7 घंटे तो आपके ये हो गए, टोटल जो समय है वो आपका 7 घंटे तो आपके ये हो गए। लेकिन आपका जो मिनट है, हमें मिनट में आंसर नहीं देना है, हमें किस में देना है? घंटे में आंसर देना है। तो हमारे जो मिनट है उसे हमें क्या करना होगा? घंटे में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको अच्छे से पता है 7 घंटे तो ये हो गए। अब आपका ये 10 मिनट है और इसे घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाता है? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/6 यहाँ पर आ जाता है। 6 × 7 = 42 और 1 43, यानी कि 43/6 घंटे ये हमारा टोटल समय हो गया। 6:10 तक का ये हमारा टोटल समय हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, हमने बोला कि एक घंटे में, घंटे वाली जो सुई होती है वह एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। घंटे वाली सुई एक घंटे में यदि 30 डिग्री का एंगल बनाती है तो 43/6 घंटे में, 43/6 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? तो 43/6 में हम 30 से इंटू कर देंगे, 6 × 5 = 30, तो 5 × 15 = 5, हाथ से लगी 1, 5 × 4 = 20 और 1 = 21, यानी कितना हो जाएगा आपका
215 डिग्री। ठीक, तो 215 डिग्री यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वह हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, देखिए इससे संबंधित, देखिए समय से संबंधित ना आपका एक प्रश्न और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उसमें क्या पूछा जाता है कि आपको समय दे दिया जाता है और आपसे ये पूछा जाता है कि यहाँ पर घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में न्यून कोण और अधिक से अधिक कोण, बड़े से बड़ा कोण और सबसे छोटे से छोटा कोण, ये क्या बनेगा। तो देखिए बड़े से बड़ा कोण यदि आपको निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, जो घंटा जो है उसमें आपको 30 से इंटू करना होगा। किससे इंटू करना होगा, 30 से इंटू करना होगा। और मिनट जो होगा उसे आपको 11/2 से इंटू करना होगा। 2 पंजे 10 यानी 5, 11 पंजे 55, ये 55 डिग्री तो आपका ये आ गया। और यहाँ पर देखो 7 या 21 यानी कि 210 डिग्री आपका ये आ गया। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, न्यून कोण निकालना है। सबसे पहले हमने क्या किया कि घंटा जो था उसमें हमने क्या किया, 30 डिग्री से इंटू कर दिया। हमेशा याद रखिएगा घंटे में आपको 30 से इंटू करना है। ठीक, तो कितना निकला आपका 210 निकला। मिनट जो है उसमें हमें क्या करना था, उसमें हमने 11/2 से इंटू करना था। तो 11/2 से हमने मिनट में इंटू किया तो हमारा कितना निकला आपका 55 डिग्री। अब आपको क्या करना है कि न्यून कोण निकालना है। सबसे पहले न्यून कोण ही निकलता है। ठीक, न्यून कोण यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सबसे छोटे से छोटा कोण। तो सबसे छोटे से छोटा कोण क्या हो जाएगा, इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, यानी कि आप 210 में से 55 आपको माइनस करना होगा। ठीक, 55 आप माइनस करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5, और यहाँ पर आपका 10 में से 5 गया तो 5 और 1, तो यहाँ पर हमारा कितना बनता है 155 डिग्री। 155 डिग्री जो होगा वह तो आपका न्यून कोण हो जाएगा। ठीक, 155 डिग्री आपका न्यून कोण हो जाएगा। अब हमें अधिक कोण निकालना है, तो अधिक कोण क्या होता है तो आपको अच्छे से पता, सॉरी अधिक कोण नहीं, बृहत कोण बोला जाता है। और एक बोला जाता है अधिक से अधिक कोण यानी कि बड़े से बड़ा कोण। बड़े से बड़ा कोण बोलिए या फिर आप बृहत कोण बोलिए, बात दोनों एक ही है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक जो पूरा सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हम यहाँ पर बोले कि एक घड़ी है, घड़ी में ये आपकी घंटे वाली सुई है और ये आपकी मिनट वाली सुई है। इन दोनों के बीच में यदि एंगल बन रहा है आपका 155 डिग्री का, 155 डिग्री का आपका एंगल बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये आपका बृहत कोण बन जाएगा या फिर बड़े से बड़ा कोण बन जाएगा। तो इसे हमें यदि निकालना है तो हमें क्या करना होगा, 360 डिग्री में से हम 155 माइनस कर देंगे। हमारा कितना आता है, यहाँ पर 10 में से 5 किया तो 5, और यहाँ पर 5 में से 5 किया तो 0, यहाँ पर 3 में से बन गया था 2, यानी कि 205 डिग्री हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें भी आपको याद रखना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला क्या है कि एक निश्चित कूट भाषा में गुड डीड्स पे को AGBITR के रूप में लिखा जाता है। पे ऑल बिल्स को ODEZAG के रूप में लिखा जाता है। ऑल योर डीड्स काउंट को SNTR और OD और UM के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पर एक नोट दिया गया है, सभी कोड केवल 2 अक्षर वाले कोड हैं। दी गई, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि दी गई कोड भाषा में काउंट के लिए कोड क्या होगा। ठीक, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही शब्द दिया गया है, वैसे आपके और भी शब्द दिए जाते हैं। तो उनमें आपको क्या करना है कि जो भी आपके शब्द दिए गए हों, इन लाइनों में से जो भी आपके शब्द दिए गए हों, उन लाइनों को आप सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिए कि हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ पर काउंट दिया गया है तो सबसे पहले काउंट कहाँ पर है, तो काउंट आपका यहाँ पर है। ठीक, काउंट आपका यहाँ पर है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि काउंट दिया है और यदि और भी शब्द दिए गए होते तो उन्हें भी हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेते। ठीक, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर हमें कॉमन निकालने होंगे। जो आपका कॉमन बन जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब काउंट सबसे पहले देखिए, अब काउंट किसी में दिख रहा है, यहाँ पर भी काउंट नहीं है, यहाँ पर भी काउंट नहीं है। ठीक, तो आपको क्या करना है कि काउंट ये जो है जिस लाइन के अंदर है उस लाइन के सारे ही जितने भी होंगे उन सभी को आपको कैंसिल कर लेना है सबसे पहले। ठीक, इसी प्रकार से आपको जो भी आपके दिए गए होते हैं उनको ही आपको हाईलाइट करना है। सिर्फ उन्हीं के जो आपके नंबर होंगे, उनके साथ वाले नंबर, सिर्फ उन्हीं को आपको कैंसिल करना होगा। ठीक, अब यहाँ पर तो आपको इन तीनों को ही कैंसिल करना होगा, तो यहाँ पर तो आपका टाइम लग सकता है, लेकिन और ऐसे आपके प्रश्न बन सकते हैं जिनमें क्या होगा कि आपका जब समय काफ़ी बच जाएगा यदि आप सिर्फ उन्हीं को काउंट करोगे। ठीक, उन्हीं को यदि आप काउंट करोगे, उन्हीं लाइनों को काउंट करोगे तो आपका काफ़ी समय बच जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं, काउंट के लिए देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये सभी को हमें हटाना होगा यहाँ से। तो देखिए ऑल यहाँ पर दिख रहा है, ऑल आपका यहाँ पर दिख रहा है, तो ऑल दोनों में दिख रहा है। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन क्या है आपका, तो यहाँ पर देखोगे आप तो देखिए SNUMOD, देखिए OD आपका कॉमन है तो इसे आप यहाँ पर हटा दीजिए, OD आपका कॉमन है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर
और क्या मिल रहा है, योर किसके साथ मिल रहा है, तो योर मिल रहा है आपका, योर आपका किसी के साथ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर योर, तो ठीक। इसके बाद देखते हैं डीड्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो डीड्स कहाँ पर है, डीड्स आपका तीसरी लाइन में और पहली लाइन में। डीड्स जो है वह तीसरी लाइन में है और पहली लाइन में है। तो तीसरी लाइन में और पहली लाइन में कॉमन क्या है, तो टी आर यहाँ पर आपका कॉमन है और टी आर यहाँ पर कॉमन है, ठीक। इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका ये हो गया, योर बचा है, तो योर आपका नहीं हुआ, ऑल हो गया, डीड्स हो गया। काउंट को हमें चेक करना है, तो काउंट देखोगे तो काउंट यहाँ पर कोई भी आपका ऑप्शन में नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि डीड्स आपका हट गया, ऑल आपका हट गया, आपके कितने बचे, 2 बचे, एक बचा योर और एक बचा आपका काउंट। तो योर और काउंट इन दोनों का हम यहाँ पर कंफर्म नहीं बता सकते कि एसएन किसका होगा और यूएम किसका होगा। काउंट का एसएन होगा या यूएम होगा हम नहीं बता सकते, या फिर योर का आपका एसएन होगा या यूएम होगा ये भी हम नहीं बता सकते। तो यहाँ पर क्या होगा, कन्फ्यूजन वाला केस चल रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ई ये वाला तो आपका गलती हो जाएगा, ठीक। आइदर ओडी और टीआर, ओडी और टीआर, तो ओडी और टीआर तो यहाँ पर नहीं दिख रहे, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, और ओडी ये है ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आइदर या तो एसएन या फिर यूएम, या तो एसएन या फिर यूएम, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है चूज द बेस्ट सूटेबल वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक। यहाँ पर सबसे पहला दिया गया है रेप्टाइल, दूसरा दिया गया है आपका एलिगेटर, तीसरा दिया गया है आपका टर्टल, ठीक। तो आपको अच्छे से पता है कि ये क्या होता है, कछुआ होता है, कछुआ, ठीक। ये तो आपके कछुआ होते हैं, और ये आपके क्या होते हैं, घड़ियाल, घड़ियाल, और साथ में आप बोलोगे मगरमच्छ, ठीक। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ये होता है आपका सरीसृप। अब आपको सबसे पहले यही जानना जरूरी है, ये आपका क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। हमने इससे पहले आपका एक प्रश्न सॉल्व करा चुका है वेन आरेख को कैसे बनाते हैं उससे संबंधित, लेकिन आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आएगी वो आएगी सरीसृप में, क्योंकि यदि आपने साइंस पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि सरीसृप क्या होता है। तो देखिए सरीसृप यदि आपको ना पता हो तो सरीसृप जो होता है वह ठंडे खून वाले जानवर होते हैं। क्या होते हैं, ठंडे खून वाले जानवर होते हैं। इनकी जो पहचान की जाती है वह इनके अंडे देने की क्षमता से की जाती है, और ये सारे क्या करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक। और यहाँ पर यदि हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एग्जाम्पल में क्या क्या आता है, तो देखिए एग्जाम्पल में आता है जैसे कि आप बोलोगे सांप, सांप बोल दोगे, मगरमच्छ बोल दोगे, मगरमच्छ बोल दोगे, छिपकली, छिपकली हमेशा याद रखिए कि ठंडे खून वाली होती है, ठीक। तो क्या बोलोगे, छिपकली। उसके बाद बोल दोगे आप कछुआ बोल दोगे। तो इस प्रकार से आपके और भी होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बोला गया है एक है सरीसृप, एक है घड़ियाल यानी कि मगरमच्छ, और एक है आपका कछुआ। अब इनके बीच में हमें संबंध बताना है। अब इनके बीच में संबंध बताने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर सबसे पहले सरीसृप को ही लेना होगा। सरीसृप को क्यों लेना होगा, तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। जैसे कि हमने बोला कि सरीसृप है, सरीसृप है, तो ये सरीसृप जो होता है, ये जो सरीसृप होता है, इस सरीसृप ये होता है, ये एक कैटेगरी होती है। सरीसृप जो होता है वह कोई जानवर नहीं होता, वह क्या होता है, एक कैटेगरी होती है। तो उसी कैटेगरी के अंडर में क्या आते हैं, आपके मगरमच्छ भी आता है और कछुआ भी आता है। तो ये बात तो कन्फर्म है कि यहाँ पर सरीसृप के अंदर ही आपका घड़ियाल और कछुआ आएगा, यानी कि मगरमच्छ, मगरमच्छ और आपका कछुआ, मगरमच्छ और कछुआ जो है वे सरीसृप के अंदर ही आएंगे। लेकिन सरीसृप के अंदर आएंगे तो किस प्रकार से आएंगे, तो देखिए कछुआ और घड़ियाल यानी कि मगरमच्छ, इन दोनों के बीच में सिर्फ इतना ही अंतर, इतना ही आपका यहाँ पर समानता है कि ये दोनों जो क्या हैं कि इस सरीसृप की कैटेगरी में आते हैं। क्या, सरीसृप की कैटेगरी में आते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो घड़ियाल जो होता है और कछुआ जो होता है, इनके बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक। तो ये दोनों क्या होंगे कि ये दोनों हमेशा ही अलग होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि कुछ घड़ियाल मगरमच्छ हैं, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि कुछ मगरमच्छ जो हैं वह कछुआ हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। सही आपका क्या हो जाएगा, मगरमच्छ और कछुआ ये दोनों रहेंगे तो सरीसृप के अंदर ही, लेकिन अलग अलग रहेंगे, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है दिए गए वेन आरेख में एक कक्षा के 3 भाषा पढ़ने वाले छात्रों को प्रदर्शित किया गया है। फ्रेंच भाषा,
स्पेन भाषा, स्पेनिश, इसके बाद है आपका जापानी। ऐसे कितने छात्र हैं जो कि तीनों भाषाएं पढ़ते हैं, जो कि तीनों भाषाएं पढ़ते हैं, वो हमें बताना है। ठीक, तो देखिए ये रेड वाला जो सर्कल है वो आपका फ्रेंच भाषा वालों का है। इसका जो ब्लू वाला जो है ये आपका स्पेनिश भाषा वालों का है। और इसका ये जो आपका ब्लैक वाला जो सर्कल है ये आपका जापानीज वालों का है। ठीक, तो यहाँ पर आपको ऐसा देखना है जो कि फ्रेंच वाले सर्कल से भी मिले, स्पेनिश वाले सर्कल से भी मिले और जापानीज वाले सर्कल से भी मिले। अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये रेड वाला जो है वो आपका यहाँ पर मिल रहा है, ब्लू वाला जो है वो भी आपका यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर ब्लैक वाला जो है वो भी आपका यहाँ पर मिल रहा है। यानी कि 4 नंबर जो है वह ऐसा नंबर है जो कि फ्रेंच, स्पेनिश और जापानी ये तीनों भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा 4। अब यहाँ पर यदि आपको अच्छे से ना पता हो कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं तो यहाँ पर और चीज़ समझ लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि केवल फ्रेंच भाषा पढ़ने वाले, केवल फ्रेंच भाषा पढ़ने वाले कितने लोग हैं, तो आप बोलोगे देखिए यहाँ पर ये सर्कल जो है इसमें आपका अकेला नंबर क्या है 23। तो आप बोलोगे सर 23 जो नंबर है वो क्या है, केवल फ्रेंच भाषा पढ़ने वालों का है। ठीक, अब यहाँ पर बोलेंगे हम केवल स्पेनिश भाषा पढ़ने वालों का नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे देखिए सर्कल में सबसे अलग क्या है, स्पेनिश वाले सर्कल में कौन सा अलग है 32। तो 32 जो नंबर है वह केवल स्पेनिश पढ़ने वाले लोगों का है। ठीक, इसके बाद हम बोले केवल जापानीज भाषा पढ़ने वाले कितने होंगे, तो वो बोलोगे आप 9, क्योंकि 9 जो है वह इस सर्कल में सबसे अलग है। ठीक, अब इसके बाद हम बोले हैं कि यहाँ पर ये जो 20 जो नंबर है वो किसका हो जाएगा, तो आप यहाँ पर बोल रहे हो देखिए ये जो ब्लू सर्कल है तो ब्लू सर्कल के अंदर भी आ रहा है और ये रेड सर्कल के अंदर भी आ रहा है, लेकिन ब्लैक सर्कल से ये अलग है। तो यहाँ पर ये 20 जो होगा वह किसका हो जाएगा, स्पेनिश और यहाँ पर फ्रेंच और स्पेनिश ये दोनों भाषाएं बोलने वाले जो लोग होंगे वो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ठीक, अब इसी प्रकार से हम बोलें कि 5 नंबर जो है वह किसका है, तो 5 नंबर आप देखिए यहाँ पर ब्लैक वाला सर्कल आपका मिल रहा है। ठीक, और यहाँ पर रेड वाला जो सर्कल है वो आपका यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन ब्लू वाला सर्कल है ये आपका अलग हो गया है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो ब्लैक वाला क्या है, जापानी, और यहाँ पर रेड वाला क्या है, फ्रेंच। यानी कि फ्रेंच और जापानीज ये दोनों भाषाएं पढ़ने वाले जो लोग होंगे वो कितने होंगे, 5 लोग होंगे। अब इसी प्रकार से यदि 11 की बात की जाए तो 11 देखिए स्पेनिश वाला जो है ये आपका ब्लू वाला सर्कल है जो कि इसके अंडर में आ रहा है, और यहाँ पर ब्लैक वाला जो है जापानीज का वो भी इसके अंडर में आ रहा है। यानी कि रेड वाला जो है वो आपका अलग हट गया, रेड वाले के अंडर में ये आपका नहीं आ रहा है। तो यानी कि स्पेनिश भाषा और जापानीज भाषा दोनों भाषाएं पढ़ने वाले जो लोग होंगे वो कितने होंगे, 11 होंगे। ठीक, तो पूरा की पूरा बयान आ रहेगा, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है 2 बजे घंटे की सुई एक न्यून कोण और एक प्रतिवर्ती कोण बनाती है। देखिए न्यून कोण का मतलब जो आपका छोटे से छोटा जो कोण होगा वो आपका, और प्रतिवर्ती का कोण भी आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि बृहत कोण। ठीक, बृहत कोण जो होगा उसे या प्रतिवर्ती कोण बोल दोगे। ठीक, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि बड़े से बड़ा कोण, अधिक से अधिक कोण। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है कि प्रतिवर्ती कोण जो होगा वह डिग्री में कितना होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी, उसमें आपको करना क्या है, जो आपका घंटा दिया गया होगा यहाँ पर क्या बोला गया है कि 2 बजे, यानी कि 2 बजे का हम यदि 2 बजाते हैं तो आपका इस प्रकार से 2 बजेगा। ठीक, तो 2 बजे यानी कि 2 क्या हो गया, घंटा हो जाएगा। तो 2 में हमें क्या करना होगा, 30 से इंटू करना होगा। 30 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, 30 दूनी 60, यानी कि 60 डिग्री हो गया। अब हमें क्या करना होगा कि मिनट में हमें 11/2 से इंटू करना होगा। अब मिनट कितनी दी हुई है, तो मिनट तो आपकी 0 है, और यदि आप यहाँ पर 0 से इंटू करते हो तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 60 और 0 का यदि आप अंतर निकालते हो, 60 और 0 का अंतर निकालते हो तो आपका कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। यानी कि ये जो आपकी जो घड़ी है इसमें यदि आप 2 बजाओगे तो यहाँ पर घंटे और मिनट वाली सुई होगी, इनके बीच में जो कोण बनेगा वह कितना बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया था, प्रतिवर्ती कोण यानी कि बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण, ये वाला जो एंगल होगा इधर वाला बृहत कोण वो कितना बनेगा। तो आपको अच्छे से पता है कि जो सर्कल जो होता है वह 360 डिग्री का होता है। अब 360 डिग्री में से आप यहाँ पर 60 डिग्री माइनस करोगे तो आपको अच्छे से पता है कि 300 डिग्री बन जाएगा, और 300 डिग्री ही हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। पहले भी ये प्रश्न हमने आपको कराया था, समझाया था। ठीक, प्रश्न नहीं कराया था, समझाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, ये हमारे एक डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर देखिए बोला गया है यदि x अपने सिर के बल, ध्यान से समझिएगा, सिर के बल बोला गया है, सिर के बल दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान से समझिएगा, यदि कोई भी व्यक्ति
यदि कोई भी व्यक्ति यदि सीधा खड़ा हुआ है तो उसका जो राइट होगा वह आपका क्या होगा, उसका जो राइट है वो तो राइट है, उसका जो लेफ्ट जो है वो उसका लेफ्ट होगा। ठीक, अब यहाँ पर यदि इसी व्यक्ति को यदि उल्टा खड़ा कर दिया जाए, इसी व्यक्ति को यदि उल्टा सर के बल खड़ा कर दिया जाए, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि वह क्या होगा, एक पैर में नहीं घूमेगा, वह पूरा की पूरा ही घूमता है, वह पूरा की पूरा ही घूमता है। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि ये एक इस प्रकार से यहाँ पर हम बोलते हैं कि ये आपका क्या है कि एक आदमी है जो कि खड़ा हुआ है सीधा। अब इसी को यदि हम सर के बल खड़ा करेंगे, यहाँ पर देखते हैं ये वाला आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है। ठीक, और इसी को यदि हम सर के बल खड़ा करेंगे, कैसे खड़ा करेंगे, सर के बल खड़ा करेंगे, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि उसका जो राइट होता है वह तो उसका लेफ्ट हो जाता है, और जो लेफ्ट जो होता है वह उसका राइट हो जाता है। ठीक, अब देखिए यूं करके खड़ा हुआ था, यानी कि हाथ इधर और इधर है, तो अब यहाँ पर आप देखिए उल्टा हो गया, तो हाथ किधर चले गए, इधर और इधर, यानी कि राइट इधर हो गया और लेफ्ट इधर हो गया। हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर है आपका पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण, 4 दिशाएं हैं। यदि कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर खड़ा है, दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, और उसका यदि देखिए यदि वह दक्षिण की ओर सीधा खड़ा होगा, यदि दक्षिण की ओर सीधा खड़ा होगा तो राइट हैंड होगा और लेफ्ट हैंड होगा, यानी कि राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा। अब यदि यहाँ पर सर के बल खड़ा हो जाएगा तो हमेशा याद रखिएगा कि उसके जो हाथों की स्थिति होंगी वे आपकी उल्टी हो जाएंगी। ठीक, यानी कि राइट जो होगा वह लेफ्ट बन जाएगा, लेफ्ट जो होगा वह राइट बन जाएगा। उसने पूछा है बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड किस दिशा में होगा, तो वो किस दिशा में होगा, लेफ्ट हैंड किस दिशा में हो जाएगा, तो वह हो जाएगा आपका पश्चिम दिशा में। ठीक, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है 28 छात्रों की एक पंक्ति में जमुना बाएं छोर से, यानी कि यहाँ पर लेफ्ट से, बायां जो होता है वह लेफ्ट होता है, यानी कि लेफ्ट साइड से 12वें स्थान पर है। जमुना जो है वह लेफ्ट साइड से 12वें स्थान पर है, और गंगा जो है दाएं छोर से यानी कि राइट साइड से 19वें स्थान पर है। तो यदि सरस्वती उनके ठीक बीच में बैठी है, सरस्वती जो है वे इन दोनों के ठीक बीच में बैठी हुई है, तो दाहिने छोर से क्या, दाहिने छोर से यानी कि राइट हैंड की साइड से दाहिने छोर से सरस्वती की स्थिति क्या थी। ठीक, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको देखिए वैसे हम यहाँ पर बताएं तो बेसिक से यदि आप समझना चाहो तो आप बेसिक से भी समझ सकते हो कि यानी कि दायां ये हो जाएगा, बायां ये हो जाएगा, ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है। लेकिन इतना कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ एक ही ट्रिक का आप यूज कीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिक का यूज किया कीजिए। 100% जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहला होता है आपका टोटल के लिए एक फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। यदि आपका टोटल नहीं दिया गया है तो आप इस फॉर्मूले से इस सॉल्व कर लीजिए। ठीक, और वैसे आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, यदि आपका यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है वो आपको यूज नहीं करना, तो आपको सिर्फ एक चीज़ समझनी है। कोई भी व्यक्ति हुआ, जैसे कि हम बोले कि ए जो है वह इधर की साइड से हम देखें तो वह 15वें नंबर पर है, और टोटल इतने नंबर हैं, तो वहाँ पर ए जो होगा वह इधर साइड से यानी कि राइट हैंड साइड से कितने नंबर पर होगा। सिर्फ इतनी चीज़ आप समझ लीजिए। यदि ये चीज़ आप निकालना सीख गए तो आप इजीली सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लोगे। जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि यहाँ पर देखिए जमुना जो है वह लेफ्ट हैंड की साइड से, किस साइड से, लेफ्ट हैंड की साइड से जमुना जो है कितने नंबर पर है, 12वें नंबर पर है। कितने नंबर पर है, 12वें नंबर पर है। लेफ्ट हैंड साइड से कितने नंबर पर है, 12वें नंबर पर है। तो हम बोलते हैं कि राइट हैंड साइड से वह कितने नंबर पर होगी। यदि जमुना जो है लेफ्ट हैंड साइड से यदि 12वें नंबर पर है, तो राइट हैंड साइड से किस नंबर पर होगी। तो आपको सब क्या करना है कि यहाँ पर टोटल कितने दिए हुए हैं, 28 लोग दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं, 28 लोग दिए गए हैं। 28 में आप क्या कीजिए कि यहाँ पर 12 जो दिया गया है, इसमें से एक कम करके माइनस कर दीजिए। एक कम करेंगे तो 11 हो जाएगा, आप माइनस करोगे तो 7, और यहाँ पर 1, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17 आपका आ जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जमुना जो है ये लेफ्ट हैंड साइड से यदि 12वें नंबर पर है, तो राइट हैंड साइड से कितने नंबर पर होगी, 17वें नंबर पर होगी। यानी कि यहाँ से कितने नंबर पर होगी, 17वें नंबर पर होगी। यदि यहाँ से 12वें नंबर पर है तो यहाँ से 17वें नंबर पर होगी। ठीक, अब यहाँ पर हमसे इसने पूछा क्या था कि यहाँ पर दाहिने छोर से सरस्वती की स्थिति क्या है।
और आपको अच्छे से पता है कि दोनों के बिल्कुल बीच में बैठी हुई है, सरस्वती जो है उन दोनों के बिल्कुल बीच में बैठी हुई है। तो यहाँ पर पूछा गया कि दाहिने छोर से यानी कि राइट हैंड साइड से सरस्वती की स्थिति क्या होगी। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड से यहाँ पर सरस्वती की स्थिति पूछी जा रही है और जमुना की स्थिति की बात करें, यदि जमुना की स्थिति की बात करें तो जमुना की स्थिति यदि 17 है तो यहाँ पर इसके बगल में ही बैठी होगी, यानी कि सीधा ही यहाँ पर बैठी हुई होगी, यहाँ पर बैठी हुई होगी। तो सरस्वती की स्थिति क्या हो जाएगी, 17 में 1 बढ़ाकर 18। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिन्हें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाए। ये प्रश्न आपने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, तो देखिए इस प्रश्न को आप 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। पहला तरीका क्या है कि आप जितने भी आपके नंबर होंगे उन सभी को आप काउंट कर लीजिए, उसके बाद आप पेयर बना लीजिए, कितने कितने के आपके पेयर बनेंगे। जैसे कि आप ये कर सकते हो कि वहाँ पर आप उतने के ही पेयर बनाकर आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा पेयर सही बन रहा है या नहीं बन रहा, इसके अकॉर्डिंग आगे वाला। ठीक। पहले के अकॉर्डिंग दूसरा, दूसरे के अकॉर्डिंग तीसरा, ये इस प्रकार से पेयर अच्छे से हमारे बन रहे हैं या नहीं। लेकिन उसमें क्या होता है, काफ़ी टाइम लगता है, उसमें आपका इतना ज़्यादा फायदा नहीं है। आपका सबसे ज़्यादा फायदा किस में है, तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। यहाँ पर आपको हमेशा ही क्या करना है कि यहाँ पर ऑप्शन ट्रिक का यूज करना है। ऑप्शन ट्रिक का यूज करना कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर कॉमन क्या है। देखिए यहाँ पर ए कॉमन है, ए कॉमन है, ए कॉमन है और ए कॉमन है, तो यानी कि यहाँ पर 100% ए तो आपका आना ही आना है। ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर आपका ए है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि ए वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डी आपका कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 100% दूसरे में क्या होगा, डी होगा। ठीक। अब यहाँ पर डी भी हो गया। ठीक। डी भी हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर ई है, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका तीसरे पर देखिए, तीसरे पर यहाँ पर ई है, यहाँ पर तीसरे पर डी है, यहाँ पर तीसरे पर ई है और यहाँ पर तीसरे पर डी है। ये वाला तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर पहले ही कैंसिल हो चुका था। ठीक। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर क्या है, ई है, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका ई है और यहाँ पर आपका डी है, यानी कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपका ई कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आप ई रखकर देख लीजिए। अब यहाँ पर आप पेयर बनाकर देख लीजिए सबसे पहले, फिर उसके बाद हम आगे देख लेंगे। ठीक। यहाँ पर आपका ए बी सी डी डी, ए बी सी डी डी ई, ए बी सी, इसी प्रकार से आपका बनना चाहिए जैसे ए बी सी डी डी ई। ठीक। अब इसके बाद ए बी सी डी डी ई, इतना आपका इस प्रकार से बनना चाहिए। तो डी और डी देखिए आप किसी ऑप्शन में यदि आपको मिलते हैं तो आपका सही हो जाएगा, यदि नहीं मिलते हैं तो फिर हमें आपको अलग ही देखना होगा। ठीक। अब यहाँ पर तीसरे पर हमने देखा तो इतना हो गया, तो यहाँ पर देखिए डी डी, ए बी सी, यहाँ पर डी और ई हमने ले लिया है, तो यहाँ पर बाद डी डी होना चाहिए, 2 डी यहाँ पर है, तो देखिए 2 डी यहाँ पर दिख रहे हैं, यानी कि ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसका इन्हें सेट करके देख लीजिए, बाकी के जो नंबर हैं, यहाँ पर है आपका ए, यहाँ पर है आपका डी, यहाँ पर है आपका डी और यहाँ पर है आपका ई और यहाँ पर है आपका डी। ठीक। अब देखिए बन रहा है या नहीं बन रहा, ए बी सी डी डी ई, ए बी सी डी डी ई, ए बी सी डी डी ई, यानी कि हमारा पूरा अच्छे से बन रहा है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक।